आप डेस्टिनी पे 100% बिलीव करते हैं या हार्डवर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो डेस्टिनी तक ले जाता है? नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी क्या करते हैं। डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है ये मेरे अलावा किसी ने सोचा नहीं। DESTINI तो TINY दैट मींस टाइनी। तो डेस्टिनी भी कह रही है देयर इज टाइनी वर्ड अटैच्ड विद डेस्टिनी, दैट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आप कहते हैं टाइमिंग इज एवरीथिंग जी। व्हाट इज मीन बाय टाइमिंग? कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की, उन्होंने आपसे क्या पूछा जब आप मिले उनसे? सबसे स्पेशल बात क्या थी अमिताभ बच्चन की कुंडली में? नाम मत बताइए कि अमिताभ बच्चन की कुंडली है। ज्योतिषी से बोलिए कि क्या ये बच्चा बड़ा होकर क्या करे, बोले यार बहुत स्ट्रगल है यार, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कुछ कर पाएंगे जिंदगी में, उनकी कुंडली। आपकी बातें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हैं, वो कैसे हुआ? मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ कि इंसान की फितरत क्या है। प्रेडिक्शन आपकी गलत हुई है, करियर में कामयाबी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, क्या इसका और एस्ट्रोलॉजी करेक्शन होता है? क्या रॉन्ग टाइमिंग की वजह से टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं? जी बिल्कुल। कैसे पता लगेगा एक आम व्यक्ति को कि हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम क्या फैसले लेना ही बंद कर दें? डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। रिलेशनशिप टूटते बहुत हैं, तो वो क्यों टूटते हैं? मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ। क्या लव मैरिज फेलियर भी दिखती है स्टार्स में? 3 ऐसे पॉइंट्स जो रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं। आपका डिफिकल्ट फेज या आपका स्ट्रगलिंग फेज कौन सा था जब आपको लगा यार मैं गलत फील्ड में आ गया? तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। वैभव सूर्यवंशी का नाम अभी 15 साल का लड़का चल रहा है, तो इनकी साइकी, इनका माइंडसेट क्या कहता है? क्या स्टार्स इनके फेवर में होते हैं या फिर वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो वन डे दे विल गेट द सक्सेस? पैसा कमाना ज्यादा आसान है, नाम कमाना बहुत मुश्किल है। स्टार शाइन बट इन द डार्क बैकग्राउंड। कोई ऐसी एक आदत जो किस्मत को बदल सकती है? जिंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी। इमोशनल लोगों को कैसे पहचानना चाहिए? क्या कुंडली से ये पता लग जाता है कि करोड़पति कब बनेंगे? पुराने जमाने में करोड़ लखपति बड़ी बात हुआ करती थी, अब करोड़ भी छोटा हो गया एक्चुअली। सबसे डेंजरस प्लैनेट आपको कौन सा लगता है? व्हाट इज लाइफ? देखिए लाइफ इज ए जर्नी, अगर आप हर मोड़ पे उसको डेस्टिनेशन समझ लेंगे तो आपको यू विल फील इट यू आर स्टक। कभी कभी जिंदगी में हार्डवर्क होता है, टैलेंट भी होता है, लेकिन जो नहीं होता वो टाइमिंग साथ नहीं देती। जब टाइमिंग साथ नहीं देती तो उस वक्त हुनर आता है टाइमिंग को बेहतर बनाने का, और ये दुनिया को हुनर जो सिखा सकते हैं उनका नाम है डॉक्टर संदीप कोचर। हमारे साथ आज मुंबई के स्पेशल पॉडकास्ट में एक बहुत खास व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, वेलनेस मेंटोर हैं और इतना ज़बरदस्त गाइडेंस देते हैं कि वो आपके कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे सल्यूशन में बदल देंगे, आपकी दशा को कैसे दिशा दे देंगे, और साथ ही ऐसे परिणाम पर आपको लाके ले आएंगे कि अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो वो क्लैरिटी में बदल जाएगा। डॉक्टर संदीप कोचर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए, स्पेशली ऑल ओवर दिल्ली से मुंबई आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निधि, और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हम लोग शायद 14-15 साल बाद 15 साल बाद मिल रहे हैं। जी के दिनों की बात है और आज जी से लेकर मुंबई तक का सफ़र, और आई कीप वॉचिंग योर वीडियोज़, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, और आपका ये जो पॉडकास्ट है आई रियली विश कि इट शुड डू गुड। थैंक यू संदीप जी। सबसे पहले ये कि ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था इन 15 सालों में दैट इट इज़ अ बिग ट्विस्ट फॉर यू, दिल्ली से मुंबई, एंड देन लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई पूरी? देखिए, निकले थे गांव से शहर का पता पूछ के, निकले थे गांव से शहर का पता पूछ के, शहर पहुंचे तो गांव का पता भूल गए। तो मेरी जर्नी हमेशा ऐसी रही है। यू नो, आई स्टार्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वहाँ से बेंगलोर गए, बेंगलोर से दिल्ली आए, फिर मैं मुंबई आ गया। तो आई थिंक ज़िंदगी जो है वो इट इज़ ए जर्नी, एंड आई एम नॉट ए ग्रेट प्लानर। ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर इज सपोज टू चेक हिज हॉरोस्कोप, यू नो, कि आज क्या होगा और अभी क्या होगा और कल क्या होगा। ऐसा मैं करता नहीं, बिकॉज मेरा ये बिलीव है कि ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, इट कैन नॉट बी चेंज। तो समथिंग विच इज़ प्री रिटन और प्री स्क्रिप्टेड और प्री ड्राफ्टेड और प्री डेस्टिन्ड, तो फिर सोच के करें क्या? तो बेस्ट इज़ गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मैं 27वें माले पे रहता हूँ, सामने सी दिखता है, और मैंने बहुत सारी पोइट्री नेचर पे भी बनाई है कि ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो बस यही एक ज़रिया है।
क्या बात है। तो एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना या आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना? मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना है, बिकॉज हमारे तो पूरे खानदान में एंसेस्टर्स मिला के भी कोई एस्ट्रोलॉजर है नहीं, एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट, एंड इट ऑल हैपेंड टू मी। आई वाज ए क्रिकेटर, एंड जब हम लोग मैच खेलने जाते थे अलग अलग शहरों में, तो मैं यही पूछता था कि यहाँ का सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर कौन है। तो किसी को हाथ दिखा रहे हैं, किसी को आप कुंडली दिखा रहे हैं कि हमें इंडिया खेलना है, कि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस मैं परस्यू नहीं कर पाया, माई फादर पास अवे, तो यू टर्न आ गया ज़िंदगी में। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी नहीं थी, जस्ट टू नो अबाउट माई लाइफ, कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे वही एक चीज़ आती थी ज़िंदगी में, और मुझे इंडिया खेला था, लेग स्पिन गूगली करता था, एंड आई वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम लोग राहुल द्रविड़, हम लोग एक ही क्लब में थे, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मैंने प्रैक्टिस भी की है और मैचेस भी खेले हैं, कर्नाटका में भी, उससे पहले यूपी में भी। बट मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो टू नो अबाउट माई ओन जर्नी आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, एंड यही क्यूरियोसिटी थी आपके अंदर? हाँ बिल्कुल थी, फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड मेरा शुरू से था। अच्छा। यू नो कि आप ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, आप गाड़ी में क्यों जा रही हैं, क्या फ़र्क है, हम लोग एक ही मतलब तर्क करते थे आप? टोटली। और इवन मैं ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोग हंसेंगे अगर बोल दूँ तो, बट बोल देना चाहिए। अभी अभी देखिए, आपने अगर देखा हो, एक न्यूज़ आई थी कि जापान ने ये एक आइडिया उनके पास आया है, दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, कि अगर हम ये कुछ सोलर सेल अगर मून के चारों तरफ लगा देते हैं, तो वहाँ से जो लाइट आएगी इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो एनर्जी सेव करके नेचर से लाइट लेना चाहते हैं। ये ख्याल मुझे कब आया था, जब मैं स्कूल में था, कि क्या हम मून पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो तब सोचा था कुछ ऐसे रिफ्लेक्टिव, क्योंकि मून की जो लाइट है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। तो मून का जो लाइट है, मून की लाइट नहीं है, वो सन का रिफ्लेक्शन से मून की लाइट है। तो अगर हम उसमें कोई रिफ्लेक्टिव सर्विस लगाते हैं तो वहाँ से लाइट आएगी। ये थॉट मेरे बचपन से था, जो अब जापान इज वर्किंग ऑन इट। तो सोचिए, इतनी टेक्निक ऊपर तक आपने बचपन में ही सोच लिया। हाँ, तो सितारों से लग रहा है कि नाता अपना बचपन से था, और ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आई विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू स्टार्स ओनली। आपकी बातें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हैं, वो कैसे हुआ? मतलब आपने कई टीवी शोज़ किए हैं, और इफ़ आई एम राइट 2700 से ज़्यादा किए हैं, तो इसीलिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो वो कैसा पल था, व्हाई इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द लिम्का बुक? जी बिल्कुल। उस दौरान जब हमने टेलीविज़न का शो स्टार्ट हुआ 2005 में, एंड चैनल का नाम, अगर इजाज़त हो मैं ले सकता हूँ, जी न्यूज़। तो जी न्यूज़ में मुझे वो ब्रेक मिला, एंड किसी ने कहा था कि 3 महीने आप निकाल लीजिए तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बिकॉज टेलीविज़न चैनल में कौन होता है, जर्नलिस्ट होते हैं, और जर्नलिस्ट कौन बनता है, जिसकी बुद्ध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, जो बुद्धि से काम करता है। तो वहाँ पे इतनी टैक्टिक्स और इतनी पॉलिटिक्स, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, अगर मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा, तो आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं, मतलब बट तो आप सर्वाइव, उनका कहना का मतलब था कि आप सर्वाइव, कहा गया हाँ, कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे 3 महीने के बाद। अच्छा। 3 महीने कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, लोग आपको जान जाएंगे। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो शो चलता रहा 9 साल तक। अरे वाह। तो 2005 से लेके 2014 तक 2740 एपिसोड किए, और उस दौरान उतना कंपटीशन नहीं था। अभी तो रील वाले एस्ट्रोलॉजर आ गए, पहले रियल एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो रजिस्टर हो गया, लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर। अच्छा, वेरी लवली। तो आप फिर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गए? इवन आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की, उन्होंने आपसे क्या पूछा जब आप मिले उनसे? देखिए, उन्होंने तो, हमारी तो रेगुलर नॉर्मल बात हुई थी जब मैं उनसे आईफा में मिला था 2009 में, अगर मुझे सही याद आ रहा है साल, मकाऊ में, जिसमें राजेश खन्ना जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो उसी आईफा अवार्ड में बच्चन साहब की वैक्स स्टैचू अनवेल हुई थी जी। तो बाई चांस तो मुझे आईफा की तरफ से इनवाइट था, वहाँ पे उन्होंने मेरा कुछ बनाया हुआ था कि एनीवन हु विश टू सी देयर स्टार्स, बिकॉज ये पूरा स्टार बेस आईफा अवार्ड होते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए कोई वहाँ पे एक, मैं भूल गया कैफे, उसी, क्योंकि वेनिशियन होटल इज सपोज टू बी द बिगेस्ट होटल ऑन द प्लैनेट। मतलब आप पैदल चल नहीं सकते एक तो कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए, तो आपको उसमें जाना पड़ता था, उसमें तो कार्ड में। तो वहाँ पे वहाँ उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं भी इनवाइटेड था और वो तो सेलिब्रिटी थे, तो हम लोग तो बात करते जा रहे थे। मैंने कहा कि आपकी मैंने हॉरोस्कोप देखी थी, अमर सिंह जी ने मिलवाया था जया जी को, जब वो दिल्ली में रहते थे 9 नंबर घर में। जी जी जी। तो तब उन्होंने सारी कुंडलियाँ मुझे दिखाई थी जया जी ने, अपनी भी, उनकी भी, और बच्चों की भी, डॉटर की भी, और अभिषेक की भी। तो आई सॉ इट ऑल। तो दैट इज़ हाउ। तो आप सबसे स्पेशल बात क्या थी अमिताभ बच्चन की कुंडली में? देखिए, एक तो ये है थोड़ा सा, इसमें कुछ चीज़ें मैं तो सच बोलता हूँ, और कई लोग कहेंगे नहीं सब ने एस्ट्रोलॉजर देखा है। मैंने जया जी को कहा कि मुझे लगता है इनका टाइम ऑफ बर्थ बराबर नहीं है।
अब ये बड़ी अजीब बात है, अरे टाइम ऑफ बर्थ, वो तो हज़ारों एस्ट्रोलॉजर तो मतलब उनके घर के बाहर ही कई लोग बैठे वेट करते रहोगे एस्ट्रोलॉजर कि आप अब बाहर निकले तो कि हम आपकी हमें- कुंडली देखें। जी, सौभाग्य देखना। है कि हम अमिताभ बच्चन की कुंडली देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बोले कि ये बात आप कह रहे हैं, और एक बोले कि आज तक एक ही एस्ट्रोलॉजर ऐसा हमें मिला था, जया जी ने मुझे बोला, जिसने कहा कि इनका टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा सा पहले का है। मैंने कहा देखिए मेरे हिसाब से ये कुंडली ठीक नहीं है, और ये पहले का मतलब मैं थोड़ी कुछ समझ मिनट नहीं। पहले का उनका कुंडली बदल रही थी, क्योंकि ये वाली अच्छा। कुंडली जब आप किसी को एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, नाम हटा के, नाम मत बताइए कि अमिताभ बच्चन की कुंडली है, तो ज्योतिषी से बोलिए कि क्या ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, बोले यार बहुत स्ट्रगल है यार, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। वो उनकी कुंडली 8वें घर में सारे प्लैनेट, 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ और डिले और डिनाइल और हर्डल, वो अलग बात है, विपरीत राजयोग वहाँ बन रहा है इधर मतलब भी- सारे विपरीत योग थे। मतलब एक विपरीत राजयोग इज ए गुड राजयोग, इट इज राजयोग एक्चुअली। अच्छा। नीच भंग राजयोग भी है, शुक्र ग्रह नीच का है, आपने बोला अरे शुक्र नीच का है तो एंटरटेनमेंट में जा ही नहीं सकता बच्चा, इस तरह की सारी बातें करेंगे, ओह। क्योंकि नाम नहीं बताया आपने। जैसे ही आप अमिताभ बच्चन बता देंगे तो फिर लोग 100 पेज का फिर एक वो बुकलेट ले देंगे। आंख और बाहें सब हाँ, खड़ी हो जाएंगी। हाँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करना बहुत आसान है। हाँ। तो खैर जया जी को मैंने कहा कि ये, तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर साउथ के थे बहुत ओल्ड, एक अच्छा। उन्होंने कहा था और दूसरे आप कह रहे हैं कि, और मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है अबाउट द पर्सनालिटी वो कभी रॉन्ग नहीं होता। मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ कि इंसान की फितरत क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये कैसा बिहेव करता है, इसका माइंडसेट कैसा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, इवन परसेप्शन टुवर्ड्स पीपल। जैसे कई लोग ना पर्सपेक्टिव, कई लोग एकदम नेगेटिव हर Pretend बात को, करें। हाँ, तो वो मैं बता देता हूँ। तो कई बार तो जैसे आपकी शादी को 20 साल हो गए, अभी भी आप हस्बैंड को कहती होंगी या वो आपको कहता होगा मैं तुम्हें आज तक पहचान नहीं पाई, और मैं आपको 20 सेकंड में बता दूंगा आप कौन। तो वो पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए कि अमिताभ बच्चन अगर ऐसे हैं तो उनके फादर अगर पोइट थे तो 9th हाउस में क्या होना चाहिए, और उनका 7th हाउस में बृहस्पति आ जाना चाहिए जो वाली कुंडली में है, और शनि उनका 5th हाउस में आना चाहिए जो उनका खुद का एसेंडेंट लॉर्ड है। 5th हाउस होता है रिकॉग्निशन का, तो निकले थे घर से कि कुछ तो करके लौटेंगे, और वही किया उन्होंने। जबकि ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, हाइट ऐसी कि डायरेक्टर ने बोला कि यार हम कहाँ से लाएंगे आपके लिए हीरोइन भाई साहब, तो आप कुछ और कर लीजिए, ये ना हो पाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ये उनकी कुंडली जो है वो वाकई एक गजब कुंडली है। उसको लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये है, नीच भंग है, वो कहानी सुनाते हैं, बट जो मैंने जो बताया ना दैट इज इज राइट हॉरोस्कोप। अच्छा, कोई ऐसा फर्स्ट टाइम प्रेडिक्शन जो आपको देख के शॉक हुआ हो कि यार ये कैसी कुंडली है, अबाउट एनीवन? अबाउट किसी के लिए, मतलब अबाउट एनी ऑफ द एग्जाम्पल कि जो आपको लगा हो शॉक, यार व्हाट इज दिस कुंडली, नहीं, देखिए, कोई ऐसा प्रेडिक्शन भी देखिए- आपको लगा हो? देखिए जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अब तो मुझे 26 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते करते, तो मुझे शौक नहीं लगते कभी। लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ, तो मैं कहता हूँ आप मुझे मत बताइए कि आप कौन हैं। मेरे आधे घंटे के सेशन में 12 से 14 मिनट खाली मैं बोलता हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो सांस नहीं लूंगा बीच में, क्योंकि सांस लूंगा तो आप बोल पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को क्या है ना, उनको अपने बताने की आदत है। और एस्ट्रोलॉजर भी क्या कहता है, बताइए निधि जी आप क्या जानना चाहती हैं, अब बता लीजिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सब फिजिकल, बताते व्हाटएवर। रहिए। अब वो क्या कहेगा, अच्छा, अब उसको क्लूज मिल गए। तो मुझे तो पता ही नहीं कोई अमेरिका से फोन कर रहा है या कोई किसी शहर से फोन कर रहा है, किसी की शादी नहीं हुई या किसी की वाइफ भाग गई, मुझे क्या पता। मैं ही उसको बताता हूँ कि भाई साहब ये आपकी जर्नी है, ये तो बचपन से बचपन तक, और ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, दिस इज द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ। ऐसे ही हर एक को इंसान को एस्ट्रोलॉजर का टेस्ट लेना चाहिए। अगर आप भी उसको क्लू दे देंगे तो फिर कैसे होगा। तो जब वो बताता है कि मेरी ये स्थिति है, जैसे मैंने देखा कि इसका डिप्रेसिंग टाइम है, तो बताएगा कि मेरी वाइफ ने मुझे बिट्रे कर दिया, तो अब ये बहुत शॉकिंग है, जैसे आपने कोई कहा शॉकिंग, बट मुझे नहीं लगा, मुझे देखा मेरा क्योंकि आप सुनते रह रहे हैं। नहीं, मेरा कंसर्न तो है, बट मुझे मालूम है इसका टाइम ही खराब है। मुझे मालूम है कि 7th हाउस में प्रॉब्लम है, तो उसके मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम आनी ही थी। तो फॉर मी इट इज़ नॉट शॉकिंग, दो आई एम कंसर्न अबाउट ए पर्सन। तो शॉकिंग नहीं होता, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये सोच रहे हैं और होना कुछ और था, आप बनना ये चाहते थे, बन गए कुछ और। देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन लाइफ, देयर इज़, जिसको इत्तेफाक कहते हैं उर्दू से। तो इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस। यू मीट पीपल फॉर ए रीज़न और ए सीजन, एंड वॉट एवर इज मेंट टू बी इट विल कम टू यू। तो कुछ एस्ट्रोलॉजी से किस्से बड़े भी होते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी का केस नहीं है, दैट समथिंग डिफरेंट, मतलब इन द सेंस कि पीपल डोंट रिलेट टू एस्ट्रोलॉजी, पीपल से दैट दिस इज अ साइंस, दिस इज अ विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। तो उस समय आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, ये मुझे आपने याद दिला दिया, लंदन में बीबीसी का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, और उन्होंने कहा था कि आप सब कुछ कर लीजिए, कुंडली की बात मत करिएगा, विल टॉक अबाउट वॉट एवर प्लानट ये वो, बट एस्ट्रोलॉजी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, ऐसा उनका कोई नॉर्म रहा होगा। और वो जहाँ हम स्टूडियो में बैठे थे, वो एक ग्लास, पूरा ग्लास था हर तरफ, बीच में बैठे थे। अब उसने कहा कि संदीप आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, उसका सिस्टम सामने लगा हुआ था एंड वो लाइव चल रहा था, एंड पीपल आर सेइंग इट इज़ अ सूडो साइंस।
तो मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है ग्रिल करने लाया और मैं इंडिया से आया हूँ, तो कुछ तो लग रहा है कि ये लोग कॉर्नर करना चाहते हैं कि ये ज्योतिष वगैरह सब ऐसा वो है। मैंने कहा ओके डू वन थिंग, गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो एकदम जोश में आ गया और भूल गया कि उसको इंस्ट्रक्शंस थे कि नहीं करना है, यू नो, और लाइव चल रहा था। तो उसने दिया, मैंने 10 सेकंड से कम में मैं कुंडली बना लेता हूँ, तो मैंने कुंडली बनाई, लैपटॉप लेके बैठे थे। तो मैंने कहा यू आर इन ए सिचुएशन राइट, और वो उनका सबसे बड़ा स्टार एंकर था। मैंने कहा यू आर इन ए सिचुएशन राइट नाउ एंड आई थिंक देयर इज सम ब्लेम गेम गोइंग ऑन एंड आई थिंक यू माइट शिफ्ट योर जॉब। आपने बोल दिया? डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया। और मैंने देखा तो जो ग्लास के जो डोर थे सब लोग ऐसे हाथ रख के बैठे थे, क्योंकि वो एक सिचुएशन में था और मुझे तो पता नहीं था। तो फिर वो चुप हो गया, फिर उसका पूरा रवैया चेंज हो गया, देन ही स्टार्टेड लिसनिंग टू मी। तो आपके आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब यही है कि इट इज़ नॉट ए सूडो साइंस, इट इज़ ए डिवाइन साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा आपका बृहस्पति यहाँ है, निधि, आपका शनि यहाँ है, आपका मंगल यहाँ है, आप नासा को फोन लगा लीजिए और उनसे पूछेगा जब मैं पैदा हुई थी ये फला साल में तो मेरा वो प्लैनेट किधर थे, वो भी आपको वही डिग्री बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो इट इज़ ए साइंस। लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो आर्ट है। और वो आर्ट क्या है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी विधाएं हैं। अब वो एस्ट्रोलॉजर कहाँ से सीख के आया, किससे सीख के आया, और वो उसकी खुद की कुंडली कैसी है एस्ट्रोलॉजर की। अगर उसका खुद का डिवोर्स हो रखा है तो ही विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपका भी हो जाए। तो उसका कॉन्शियस जो है, उसका जो माइंडसेट है, उसके हिसाब से वो चलता है। वो कितना स्पिरिचुअल है, वो कितना आपका भला चाह रहा है, खुद का भला चाह रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी कभी भी 2+2 4 नहीं होती। आपने मुझे कुंडली बताई, मैंने एक एनालिसिस किया उसका पॉजिटिव माइंडसेट से और एक ऑप्टिमिस्टिक होकर, दूसरा इंसान उसको नेगेटिव माइंडसेट से देख रहा है, उसको पूजा करानी है, उसको अपना बिजनेस करना है या कोई डराने के, वो नेगेटिव एंगल से देखेगा। एस्ट्रोलॉजी, मैंने एक बार लिखा था फेसबुक में, एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो वो ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, देखिए कोई प्रेडिक्शन आपकी गलत हुई है? हाँ, एक गलत हुई थी। कौन सी? एक गलत हुई थी, उसका मलाल नहीं है मुझे, बट मैंने तो देखिए क्या था, मतलब वो प्रेडिक्शन क्या था अगर आप बताना चाहें? 26 साल में अगर मुझे याद है तो मेरी एक ही प्रेडिक्शन गलत हुई है। 26 साल में सिर्फ एक प्रेडिक्शन, और वो क्या थी? ये कंट्रोवर्शियल है। मैंने कहा था कि देवेंद्र जी फडणवीस जी ये सीएम नहीं बनेंगे, और ये इसलिए कहा था कि उनकी जो टाइम था बहुत ही ख़राब चल रहा था। और अगर आप ध्यान से देखें तो उनको सीएम बनने में महीनों लग गए, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। ये जब तब की बात थी जब उद्धव ठाकरे, हाँ अभी हाल ही। जी। तो उसमें क्या है कि शिंदे जी को प्रोजेक्ट किया गया था सीएम फेस, और इलेक्शन लड़े गए। उसके बाद जब बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आ गई तो उन्होंने कहा आपका रोल खत्म हो गया भाई साहब। अब मैं अगर उनके जगह होता मैं भी यही कहता कि लेकिन जब शिंदे आए थे तब वही बने थे मुख्यमंत्री। शिंदे मुख्यमंत्री बने थे जब आए थे वो। हाँ, उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए और जीत बीजेपी हाईएस्ट पार्टी जी। तो शिंदे को ही उन्होंने सीएम फेस बनाया था। और जब मेरे पास कुंडली आई, डायरेक्ट उनसे नहीं आई बट उनके आसपास के विशर से आई, तो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक सो, ही विल बिकम सीएम। और अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल से बने, दिल्ली चक्कर लगे, यहाँ लगे, वहाँ लगे, काफी दिन बाद। तो बिकॉज इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। अभी भी डिफिकल्टीज जारी हैं। तो मेरा वो प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ, लेकिन अगर आप दिल से पूछें और बताओ देवेंद्र, पर आपका वो जो डिफिकल्ट फेज वाला प्रेडिक्शन था वो रॉन्ग नहीं रहा। वो रॉन्ग नहीं था, वही मैं कहने वाला हूँ। अगर आप उनको जानती हैं या कोई जानता है, पूछे देवेंद्र और भाई क्या चल रहा है, तुम तो सीएम बन गए, मजा आ गया जिंदगी के, बोले नहीं भाई तुमको अंदाजा नहीं है कि क्या सिचुएशन, कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े हैं। जी। तो एक बुरा वक्त देखिए नॉर्मल इंसान के लिए अलग होता है। एक इंसान हु इज ऑलरेडी देयर, उसकी फुल मेजोरिटी में पार्टी है, तो ऑब्वियसली वो सीएम तो बन गए, लेकिन जो जिस तरह से उनको चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है और उनको कभी वो नाराज़ ना हो जाएं, कभी ये खफा ना हो जाएं, तो उसमें जो उनकी जो कश्मकश है वो जारी है। अच्छा, एक चलिए मैं अपने बारे में पूछती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा, आपने भी अभी जिक्र किया कि आप लोगों को देखकर पर्सनालिटी पता कर लेते हैं कि कैसी पर्सनालिटी है। जी। तो मेरी कैसी पर्सनालिटी है? देखिए आपकी बहुत सारी साइड्स हैं। यू आर ए वेरी डायरेक्ट पर्सन, ये आपका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। तो आपको अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कम करना पड़ेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ यू आर ए नो नॉनसेंस पर्सन। तो आपकी आईब्रोज जो आप भले ही कितना भी प्लग कर लें, बस उसका डेंसिटी ऑफ द हेयर और उसका जो शेप है वो आप चेंज नहीं कर सकते इन ए वे, यू नो, वो वैसे ही रहने वाला है। फिर आपकी नोज जो है वो बताती है कि प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आपको ऑर्डर लेना पसंद नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई चुटकी बजाता है डू दिस डोंट डू दैट, तो वो आप यू कांट टेक इट। तो आपके हस्बैंड अगर कम बोलते हैं और ऊंचा सुनते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होगी, यू नो। तो दिस इज व्हाट इट इज, सो यू कांट टेक ऑर्डर्स, यू नो। तो ये आपका एक
गुड भी है और बैड भी है, क्योंकि ये दुनिया अलग है। यहाँ पे दुनिया आपके मैनिपुलेटिव है। हाँ, तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को दे मे टेक इट एज एरोगेंस, दे मे टेक इट एज डोमिनेंस। तो ये एक ज़रूर एक आयरनी है, बट अदरवाइज यू आर नॉट ए बैड पर्सन। आपका 4th हाउस में मून है, मुझे अभी से याद है, एंड दे आर वेरी क्लियर कॉन्शियस पर्सन। तो आप कोशिश करके किसी का नुकसान डेलिबरेटली कभी नहीं करेंगे। मैं बता दूं दर्शकों को कि हम संदीप जी के साथ हम जी न्यूज़ में मिले थे और उनके साथ हमने साथ काम किया था। इट इज़ बीन 15 years जर्नी। आफ्टर 15 years मैं आई एम मीटिंग हिम एंड इट इज़ ऑल अमेजिंग। आपसे बात करना मुझे इतना मज़ा आता है ऑलवेज। थैंक यू फॉर द पर आप अभी तक बड़ी नहीं हुई, 15 साल में वैसी ही हैं जैसी थी। शायद कह सकते हैं। बट एक बात आप पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि रंग देख के भी ना पर्सनल लाइफ पता लगती है लोगों की जी। कि हाउ काइंड ऑफ कलर्स यू लाइक इन योर लाइफ। जी ऑफ कोर्स। तो कुछ आप बता सकते हैं, जैसे 7 हमारे दिन होते हैं। जी। तो 7 दिन के हिसाब से क्या कलर्स पर्सनालिटी को बिहेव करते हैं, बताते हैं? देखिए, सुपरस्टिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जैसे आप लोगों को देखिए, आप फ्राइडे को निकल जाइए सबने पिंक पहना हुआ है, आप मंडे निकल जाइए सबने वाइट पहना हुआ है, सैटरडे को किसी ने ब्लू पहना हुआ है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ग्रह वहाँ पे देख नहीं रहा है कि अटेंडेंस लग रही है आज आपने पहना है कि नहीं। जैसे आपने येलो पहना है थर्सडे, तो ये मेरा उसमें बिलीव नहीं है। मेरा क्या बिलीव है कि आपके अंदर के जो कलर्स हैं वो डार्क नहीं होने चाहिए। आपकी जो पर्सनालिटी है वो वाइट होनी चाहिए। तो अंदर के कलर्स इन द सेंस कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर अंदर इंटरनल? या तो डार्क है या लाइट है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था वो वाइट होना चाहिए। वैसा तो होना योर कॉन्शियस शुड बी क्लियर। बाकी आपने जैसे उजाले, अब फिर मैं कंट्रोवर्शियल तो कुछ बोलना नहीं चाहता। जैसे बेशक आप तो नहीं, जैसे मेडिकल साइंस है उसमें वाइट कोट पहनते हैं, ऐसी पॉलिटिशियंस हैं मोस्टली दे वेयर वाइट शर्ट। लेकिन पॉलिटिशियन बनता कौन है? पॉलिटिशियन वो बनता है जिसकी कुंडली में राहु स्ट्रांग होता है। और राहु किसकी कुंडली में स्ट्रांग होता है, वो इंसान को कैसा बनाता है? डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव, टैक्टफुल। तो राहु का ट्रेड है, तभी आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन कपड़े आपने वाइट पहने हुए हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, आई एम नॉट सेइंग एवरी पॉलिटिशियन इज लाइक दैट, बट वो पॉलिटिक्स आपको टैक्टफुल बनाती है। दिस इज द राइट वे। नहीं तो ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, लोग मुझे ढूंढने आ जाएंगे। तो बट योर कॉन्शियस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये मैं कहना चाह रहा था। रंग जो है कुंडली देख के, जो आपके जो पिलर्स हैं 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, वो आपके नेचुरली आपका इंक्लिनेशन उन कलर की तरफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे मेष लगन की कुंडली है, ऐसे लोगों को रेड कलर ऑटोमेटिकली बहुत पसंद आता है। जबकि रेड फैशन में हो या ना हो, बोले नहीं रेड इज माई लकी कलर, वो खुद ही उसको डिफाइन करके बैठ जाते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। लोग शनि से डरते हैं, मकर लगन, कुंभ लगन के लोग, टॉरस या लिब्रा एसेंडेंट के लोग, उनके लिए ब्लू कलर उनका फेवरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। दे स्टार्ट लाइकिंग इट बिकॉज वो उनका लकी है, जो ऑटोमेटिकली लाइकिंग हो जाती है। तो आपने जैसे ये पहना है, ये आपका येलो वाकई आपका लकी कलर है और आपका वन ऑफ द फेवरेट है। दैट्स द रीजन यू आर वेयरिंग। अच्छा, हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप डेस्टिनी पे 100% बिलीव करते हैं या हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डेस्टिनी तक ले जाता है? देखिए, बिल्कुल आपने सवाल के साथ साथ जवाब भी दिया है। हार्डवर्क ही इंसान को आपके मंजिल तक लेकर जाता है। क्योंकि देखिए, कोशिश हर कोई करता है। मैंने एक बार लिखा था कि नादान है कि जो कहते हैं कि तकदीर कुछ नहीं होती। नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी किया करते हैं। वाह। तो खाली मेहनत से काम नहीं चलेगा साहब। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट, यू हैव टू प्लान इट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाग्य स्थान, जो लक को रूल करता है, और 3rd हाउस है जो आपके इनिशिएटिव को रूल करता है। तो जितनी कोशिश करेंगे आप, उतना लक आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने कई शो में मैं बोल चुका हूँ कि डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है, ये मेरे अलावा किसी ने सोचा नहीं। DESTINY। तो TINY, दैट मीन्स टाइनी। तो डेस्टिनी भी कह रही है टाइनी बट अटैच विद डेस्टिनी, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। बट हाउ? by your hard work. That's very important. It is a very tiny aspect, destiny, and it Correct. all is मतलब it's like 1% अगर आप बिलीव करें तो 99 आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Absolutely. लोग कहते हैं किस्मत ही खराब है। अरे आप खुद ही अपने आप को बता रहे हैं, खुद ही रिमाइंड कर रहे हैं, खुद ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद ही आप डाउन कर रहे हैं अपने आप। Absolutely. तो ये मत करिए। आपको रूबरू होना चाहिए, आईने के सामने खड़ा होना चाहिए। अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, फिर खुद को कैसे पहचानते हम? तो जब आप आईने से रूबरू होते हैं तब आपको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, हु एम आई, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू नो। इतने साल हो जाते हैं कि मतलब लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते, और आप दावा करते हैं कि दूसरों को बदलेंगे, और दूसरों को आप जज कर रहे हैं, दूसरों को आप करेक्ट कर रहे हैं, और आप
तो मैंने एक बार लिखा था ये फिर ये शायराना शो हो जाएगा थोड़ा सा आपका, पर मेरी आदत है नहीं, अच्छा बोलते हैं आप। एस्ट्रोलॉजी जो है, थैंक यू, एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो इंसान को फिलोसोफर बना देती है। तो मेरे फिलोसॉफिकल बेंड ऑफ माइंड की वजह से आई ट्राई टू क्रिएट, और मोस्टली मैं फ्लाइट्स में जब आपके आसपास कोई नहीं होता है, वैसे भी मेरी सीट हमेशा मेल के साथ ही मुझे मिलती, तो मतलब फिर आप क्या करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो फिर यू स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। एक बार मिली थी एक फीमेल के साथ, बताऊंगा उसकी कहानी। अच्छा। तो मैं वहाँ पे पोइट्री क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक बार लिखा था कि जो मैंने कहा कि अपने आप को जानना, कि मैं थोड़ा सा उसको भूल गया कि आईने पे आप कह रहे थे। नहीं, आईने के अलावा कि ये मुझे लग रहा है यहाँ पे गट लगेगा, मैं कैसे उसको भूल गया। इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। कुछ पॉज में मिल जाएगा। हाँ, पहली हाँ, बार मैं भूल गया पोइट्री एक्चुअली, कि ये 5-6 पोइट्री एक साथ याद आ रही है, पर ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। कुछ टाइमिंग पे थी क्या? नहीं, वो खुद को थी। पर वो खुद कौन है इसका उन्हें पता, पर वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। हाँ, याद आ गया। तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी खुद को पहचानने के लिए। मैंने लिखा था कि इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन इल्म इज नॉलेज। तो इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। इसका उन्हें इल्म नहीं। करेक्ट। ये आपने करेक्ट कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। आप कहते हैं टाइमिंग इज एवरीथिंग जी। व्हाट इज मीन बाय टाइमिंग? मतलब क्या है इसका? देखिए, मतलब ये है, एस्ट्रोलॉजी का अगर कोई सिनोनिम पूछे कि एक सिनोनिम बताइए जिसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आए, तो मैं कहूँगा टाइमिंग। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है, हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। तो हमने कहा भाई, जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? तो टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। अब टाइम क्या होता है, हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि निधि आपकी शनि की दशा चल रही है, और उसके बाद आपकी बुध की दशा आएगी, उसके बाद आपकी केतु की दशा आएगी, फिर शुक्र की 20 साल की दशा आएगी। दशा मतलब, दशा क्यों यूज़ कर रहा हूँ वर्ड में? दशा मतलब मन की दशा। तो जब आपका प्लैनेट आपको रूल करता है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड एग्जैक्टली वैसा बन जाता है। जैसे आपने जिसके साथ भाग के शादी की थी, अब उसी से भागने का मन कर रहा है। वही इंसान बदला क्या? वक्त। तो जब टाइम बदलता है, तो मेरा एक डायलॉग था, जब मैं जिसके वजह से दिल्ली से मुंबई आया, आपने पूछा था, तो मुझे सीरियल मिल गया था, और क्राइम बेस्ड सीरियल था, और मैं वो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से क्राइम बेस्ड सीरियल था, और मैं सीन के बीच में आके कहता था, आखिर रघु की ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो जब वक्त ने बदला, तो आपका माइंडसेट बदल गया। तो प्लैनेट विल मेक श्योर यू स्टार्ट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो आप इतनी हैप्पी गो लकी हैं, इतनी आप खुश मिजाज हैं, हर बात में हंसी मजाक करती हैं, या पॉजिटिव रहती हैं। अचानक राहु का ट्रांजिशन आपके चंद्रमा के ऊपर आया, अचानक किसी की चंद्रमा में राहु की दशा है, राहु में चंद्रमा की दशा, सडन चेंज होता है। तो इंसान की सोच बदलने लगती है। उसको लगता है कि आई एम इन ए रॉन्ग प्रोफेशन, आई थिंक आई एम डन विद दिस, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आई थिंक यू डोंट लव मी एनी मोर, यू हैव नो टाइम फॉर मी। आपके गिले शिकवे शुरू हो गए। बदला क्या? टाइम। तो एस्ट्रोलॉजी इज टाइम। तो जैसे ही टाइम बदला, या मैं दूसरे वे में कहूँगा, जैसे ही प्लैनेट बदले, कब बदले? वक्त के साथ। तो जब दशा बदली, आपकी मन की दशा बदल गई। तो जितने गुड बैड अगली जितने इंसिडेंट होते हैं, किसी की ज़िंदगी में मेजर पड़ाव आता है, उसे सोचा ही नहीं था कि और उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया। अरे पता नहीं, अच्छा बाई चांस कैसे हो गया? इट इज़ सपोज, जैसे आपने कहा कि आपको कभी कोई शॉक नहीं लगा कोई कुंडली देख के, मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही होना था तभी वैसा हुआ है। तो मैं कुंडली देख के मैंने ही बताया था कि भाई साहब आप भागे थे, ऐसा होगा ही, ऐसा ही होगा। तो जब वो लिखी जा चुकी है कहानी, तो वैसे ही हो रही है। तो वक्त बदलने से सितारे बदल जाते हैं, और उससे इंसान की सोच, माइंडसेट, सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन संदीप सर, आपको लगता है कि आज का यूथ ये सब सोचता होगा कि सुपरस्टिशन, वक्त, कि सिर्फ काम करने में जेनजी लगा हुआ है या अपने चाल में लगा हुआ है? बिकॉज आज की जनरेशन जो आप देखेंगे, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी। जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जेनजी डजंट बॉदर अबाउट दिस थिंग कि कौन सी राहु की चाल, कौन सी इधर, कौन सी उधर, दे आर इट हार्डली मैटर्स। तो आप तक भी ये बातें आती होंगी। तो यूथ क्या सुपरस्टिशन में विश्वास करता है, या आप उनको क्या कहेंगे, या फिर सिर्फ वो करता है, काम कर रहा है, जैसे अपना मन है वैसा कर रहा है? देखिए, इसके दो साइड हैं। ये पूरी जेंजी को मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता। उस कुछ जेंजी हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, मैं उनको डिफ़िकल्ट इसलिए मैंने जानबूझ के यूज़ कर लिया, बिकॉज दे बिलीव इन देयर ओन सेल्फ्स।
अब जो मैंने कहा इल्म तो है उन्हें सारी झांक है, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। अब उनको लग रहा है कि मॉम आई हैव डिसाइडेड डैड आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, और मेरे क्लासमेट भी जा रहे हैं और मैंने सोच लिया। अभी डैड ऑलरेडी डेट में चल रहे हैं, उनकी EMI बाकी हैं, और ये कह रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ 1.5 करोड़ का खर्चा होगा, कैसे होगा। तो वो लोग खाली अपनी ज़िंदगी को कन्फाइन करके चल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर एक्सप्लॉइटिंग, एवरी जेन ज़ी इज एक्सप्लॉइटिंग देयर पेरेंट, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो होलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। वो अपने माइंड को, ये अब उनको समझ में आ गया है कि जो मुझे समझ में आया है वही राइट है। मैं उनसे इतना ज़रूर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ट्राई टू बी ए गुड लिसनर। आपने देखिए, हम लोग जिस ज़माने के लोग हैं, मैं तो आपसे और पहले के ज़माने का हूँ, तो हम लोग बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से ज़िंदगी को जीते थे और फ्लो में चलते थे। अरेंज मैरिज, और शायद हम लोग आखिरी जनरेशन होंगे जो इतना फॉलो अप्स भी करते हैं। हाँ, हम जहाँ रिश्ता देख लिया, बेटा वो लड़के वाले आ जाने वाले हैं, अब आप चाय में वो ट्रे लेके और समोसे आपने, शायद वो आखिरी जनरेशन है, उसके बाद नहीं होने तो वाला उसको समोसे इतने पसंद आए, उसने आपको हाँ कर दी। मुझे लड़की बहुत पसंद है, पसंद आया था समोसा एक्चुअली उसे। तो शादी हो जाए करती थी। मेरी भी अरेंज मैरिज हुई, आज तक मतलब मलाल नहीं है, क्योंकि मेरी भी अरेंज मैरिज। हाँ, तो वो वाइफ देखती है मेरा पॉडकास्ट, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं तो डेस्टिनी वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे, लेकिन ये खाली सोचने से नहीं होगा। देखिए, यू कांट चूज एनीथिंग। आपको पता था कि आपके नाम के आगे क्या लगेगा। आप यू कांट चूज योर पेरेंट। कुछ लोग अंबानी बनते हैं, कुछ अडानी बनते हैं, कुछ गांधी बनते हैं, कुछ मोदी बन जाते हैं। कैसे? तो यू कांट चूज इट, बिकॉज यू कांट चूज योर पेरेंट। सेम वे यू कांट चूज योर स्पाउस, सेम वे यू कांट चूज योर चिल्ड्रन। कि मेरे घर में ये क्रिकेटर पैदा होगा, या अगला विराट कोहली हमारे घर, ऐसे थोड़ी हो सकता। तो इट इज ऑल रिलेटेड, कनेक्टेड समवेयर। तो मैं उनसे खाली इतना कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को होलिस्टिकली आप देखिए। देयर आर अदर थिंग, देयर आर अदर एनर्जीज। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी को मारिए गोली, आपको रिलीजन पे बिलीव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो डिविनिटी पे बिलीव करिए, कुछ तो यूनिवर्स पे बिलीव करिए। कोई तो है जो इस चीज़ को चला रहा है। तो इसलिए मैं उनसे यही कहता हूँ कि ठीक है, आपको पूजा पाठ नहीं करनी, मंत्र नहीं करने, कम से कम मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए अगर आप एटलीस्ट यू कैन रीड योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। आप यूएस में, यूरोप में, जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे कॉल इट माइंडफुलनेस। तो अभी बच्चे जो हैं दे से वी फॉलो माइंडफुलनेस। वो लोग ऐप आ गए हैं, क्लोज योर आईज, यू जस्ट विजुअलाइज योर वॉकिंग बिसाइड द बीच, और फिर आपको सी शोर की आवाज़ आएगी। अब जैसे आप जाएंगे पॉडकास्ट के बाद, तो वो उनको एक हील करता है, उनको काम डाउन करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, योगा बन गया था इंडिया में, दोबारा पॉपुलर हुआ, रामदेव सही टाइम पे आ गए उस दौरान, तो रिवाइव हो गया। फिर मोदी जी ने उसको वर्ल्ड योगा डे करवा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई। हमारे ज़माने में तो हमारे टीचर थे कफिल रहमान साहब, तो हम लोग तो हंसी मजाक में वो पीरियड ही निकालते थे। तो हम लोगों ने एक भी आसन नहीं सीखा, जिसका बहुत बड़ा मलाल है मुझे। नहीं, तब शायद माइंडफुलनेस की या मेडिटेशन की जरूरत नहीं थी जो अभी है। हम लोग बहुत अभी एंजाइटी है, लोनलीनेस है, जी, डिप्रेशन है, पीपल आर इतने लोग होने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मैंने अभी इंटरव्यू किया था, उन्होंने वो गाना गाया था कि कहने को तो साथ मेरे दुनिया चलती है, फिर भी दिल के इस कोने में एक तन्हाई पलती है। वेरी मच। तो वो ये परफेक्ट लाइन है एक्चुअली। तो दे आर लोनर्स, दे आर अलूफ, बट दे आर क्लेमिंग और दे आर नॉट, दे आर प्रिटेंडिंग दैट नो दे आर हैप्पी, व्हिच दे आर नॉट। इवन ये फेलियर के डर से ज्यादा फेलियर का जो डर है वो होता है, फेलियर से ज्यादा फेलियर का डर सता रहा होता है। जी। अभी फेलियर हुआ नहीं है लाइफ में, लेकिन जो डर है कि हाँ भाई हम डर रहे हैं, हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, तो वो डर भी सता रहा है। और जो नहीं भी हो रहे हैं उनको फेलियर भी लग रहा है, बिकॉज वो कंपेयर कर रहे हैं। हमारे ज़माने में ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो आज इंस्टाग्राम की एक रील आ गई किसी फ्रेंड की, उसने कहा मैं यहाँ हूँ, कोई स्विट्जरलैंड चला गया, कोई और घूमने चला गया, किसी ने नई गाड़ी ले ली। तो आपको लगे यार मैं तो मतलब आई एम तो बहुत ही पीछे चल रहा हूँ, ये तो मेरा क्लासमेट था, मुझसे पूछ के पास हुआ था, और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं उधर ही रह गया। तो यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ। कैसे? अरे यार वो कितनी बार पैदा हुआ है, यहाँ पैदा होने से पहले आपको पता नहीं है। तो ये वाली चीज़ें उनको नहीं पता। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट इज़ ए ग्रेट गाइडिंग टूल। ये एक लाइफ कोच की तरह, एक काउंसलर की तरह आपको रियलाइज करा सकती है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ आर यू गोइंग। एब्सोल्युटली। कि पहचान तो लिया देती है जी, तो पहचान तो लिया है मैंने, मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहुंचाने की इसका पता नहीं। आप शायर हैं बिल्कुल। तो लेकिन ये बताइए कि कुंडली डेस्टिनी बनाती है या पॉसिबिलिटीज होती है? देखिए,
पॉसिबिलिटी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, बट बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी पे चलती है, या मैं कहूँगा कंडीशन अप्लाइड पे चलती हैं। मैंने किसी को कहा देखिए अभी ये वक्त नहीं है जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करने का, अभी ये वक्त नहीं है, यू आर डीपली इन लव विद समबडी बट दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू गेट मैरिड। तो बोले क्यों? मैंने कहा बिकॉज इट इज़ अ डिप्रेसिंग टाइम। तो अगर आप अभी कुछ करते हैं तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ आ जाए, कुछ पेरेंट के आपस में झगड़े हो जाएं, तो इसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए, 1.5 साल मेरे कहने पे निकाल लीजिए। तो ये पर उसने मेरी बात नहीं मानी, तो वहाँ पे बदला कुछ हुआ और उसने कहा शादी से पहले तुम ऐसे थे अब वैसे थे। अरे वो बदल गया नहीं, टाइम बदल गया, उसका डिप्रेसिंग टाइम मैं चाह रहा था जो आप पहले निकाल लो, और दोस्ती भले ही टूट जाए शादी तो नहीं टूटेगी। अब उसका डिवोर्स हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, इट वॉज ए पार्ट ऑफ डेस्टिनी ओनली, लेकिन उन्होंने वो कहना नहीं माना। तो एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस इंसान ने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो एस्ट्रोलॉजी तो है वो जीपीएस का काम करती है। जैसे आपको रोज आप अपने घर जाती हैं ऑफिस से, आपको रास्ता पता है, फिर भी जीपीएस ऑन कर लेती हैं कि पता चला ट्रैफिक है कि नहीं, डाइवर्जन है कि नहीं, काफी चीजें पता लग जाती है। तो बहुत सारे तो वो मतलब अवेयरनेस है। तो जीपीएस कभी आपका फ्लाईओवर तो नहीं बनाएगा, तो एस्ट्रोलॉजी भी आपका फ्लाईओवर नहीं बना रही, वो आपको बता रही है इफ नथिंग इज गोइंग राइट टेक लेफ्ट। लेकिन जो करियर फेलियर्स होते हैं, करियर में कामयाबी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, तो क्या इसका और एस्ट्रोलॉजी करेक्शन होता है? देखिए फेल्योर नहीं कहूँगा मैं, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा हुआ। जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बना, लेकिन क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यू नो आपको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में मैंने एक बार लिखा कि लाइफ इज़ लाइक क्रिकेट, आस्किंग रन रेट इज़ ऑलवेज मोर देन द करंट रन रेट। तो ज़िंदगी की जो आपका जो है वो कहानी चलती रहती है। तो देखिए ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपका क्या सवाल क्या था? मेरा ये था कि जो करियर फेलियर्स होते हैं, तो ये फेलियर नहीं है, ये लर्निंग लेसन्स हैं। तो अगर ये ना होता तो वो ना होता। इससे एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन नहीं बिल्कुल है ना। मान लीजिए किसी की लाइफ में किसी इंसान को कुछ और बनना है, जैसे मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर पलाश सेन, ही बिकेम ए सिंगर बट ही इज़ ए डॉक्टर। तो उसको फादर या पेरेंट्स ने मारपीट के बना दिया होगा कि भाई हम भी डॉक्टर हैं तुम भी बनो, एग्जांपल दे रहा था। पर उनकी ख्वाहिश जो थी एग्जैक्टली तो ये ख्वाहिशें हैं आसमान, याद दिला दिया आपने, ख्वाहिशें आसमान और हकीकत है ज़मीन। जो आपकी रियलिटी यहाँ है आप सोच रहे हैं वहाँ, तो ख्वाहिशें आसमान और हकीकत है ज़मीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो भाई उड़ने का वक्त नहीं आया, अभी आप रनवे में पहुंचे नहीं, अभी तो एयरपोर्ट भी नहीं आया है, तो अभी कैसे? तो व्हेन यू गो स्लो इन स्टडी, ये लाइन हमें बचपन में सिखाते हैं, कोई फॉलो नहीं करता, स्लो इन स्टडी ऑलवेज विन द रेस। लेकिन वो इतनी तेज उनको भागना है बस, तो उनको रफ्तार बढ़ानी है, तो रफ्तार तो फिर कैसे हो? तो क्या रॉन्ग टाइमिंग की वजह से टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट जवाब नहीं, सवाल नहीं जवाब था। इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन, और उनको ये बात पता नहीं है। मेरे सारे बॉक्सेस टिके, मैंने नेटवर्किंग कर ली, मेरे पास फाइनेंस आ गए, मेरी प्लानिंग सेट है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, अभी तो कुछ फेलियर हो ही नहीं सकता। भाई साहब 5वां बॉक्स, टाइम एंड नथिंग इज बियॉन्ड टाइम। अब राहुल गांधी पैदा हुए, हम लोग गए थे उनके घर पे, तो ये तो सर ये कैसे पता लगेगा एक आम व्यक्ति को कि हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम क्या फैसले लेना ही बंद कर दें? नहीं, तो आपको देखिए एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी को अगर कोई तब बता देता कि भाई साहब आपसे ना हो पाएगा अभी, क्योंकि पहले 10 साल मनमोहन सिंह ने उनके निपटा दिए, वो तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे उस दौरान एक्चुअली, मे बी वॉज नॉट रेडी, वो अलग बात है, या स्ट्रैटेजिकली वॉट एवर इज वॉज राइट पॉलिटिकली, आई डोंट नो। फिर 15 साल मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब मोदी जी एक बार अगर और आ गए तो फिर तो वो तो 60 साल के हो जाएंगे राहुल गांधी। तो मतलब जो इंसान 25 साल में मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन सकता था, वो 60 साल में पहुंच गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो उसको ये आप नहीं कह सकते, ठीक है आज ही इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन, तो जो भी रोल प्ले कर रहे हैं लोगों ने ब्रांड कर दिया, वो कर दिया, बट ये नहीं होता, कोई और होता, वो भी ऐसा कह रहा होता। अब उन्होंने खड़गे को बनाया, अब खड़गे जी भी वही कह रहे हैं जो बाकी लोग कहते हैं। तो जो अपोजिशन में होते हैं तो आपकी भाषा वही होती है, जो कभी टाइम करेक्ट आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, जब जरा सा भी करेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली पीएम बन जाएंगे, क्योंकि सारे बॉक्सेस ठीक है उनके। दिस इज हाउ इट इज। ओनली टाइमिंग मैच नहीं करता। ओनली टाइम मैच नहीं करता, बहुत बड़ी बात है। और ये सबके साथ यही है, ये सबके साथ होता है। जी। इस पे ट्रोल होऊंगा मैं एक्चुअली कि मैंने राहुल गांधी को बोला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अरे भाई अगर आपका नाम राहुल गांधी होता तो आप नहीं बनते। सारे बॉक्सेस ठीक है भाई साहब, आप 10 जनपद में पैदा हुए, 3 प्रधानमंत्री आपके घर में हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की अपोजिशन में, उसको आप चला रहे हैं, तो फिर आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? सही बात है। तो लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस, कुंडली इसमें कितनी इंपॉर्टेंट होती है? प्यार की प्यार जो शादी तक पहुंचता है, और शादी करके जो प्यार होता है, इसमें कुंडली कितना इंपॉर्टेंट? हाँ, तो शादी के बाद प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन देखिए अब तो अरेंज मैरिज जैसी कोई चीज़ बची नहीं है।
अब आप सोचेंगे नहीं ऐसा कैसे, मेरी तो मौसी की बेटी की शादी हुई थी अरेंज मैरिज। देखिए होता क्या है, जैसे ही कोई रिश्ता आता है कहीं से भी आए, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट से आए या फिर कोई पड़ोसी बता दे या कोई रिश्तेदार बता दे या कोई फ्लाइट में मिल गया, जो भी है, कहीं भी कहीं से भी आता है, तो क्या होता है, अभी बच्चे क्या कहते हैं, डैड आई वांट टू नो हिम और नो हर। तो नो करते करते वो यस कर जाते हैं, बिकॉज दोनों जब मिलते हैं कॉफ़ी पे मिलते हैं, फिर डिनर पे मिलते हैं, फिर वीडियो कॉल्स होती हैं, चैटिंग होती है, तो एक फॉन्डनेस क्रिएट होती है। तो व्हेन यू स्टार्ट नोइंग ईच अदर, यू स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो अरेंज मैरिज कहाँ हो गई, वो तो लव मैरिज हो गई। मेरे पास तो अब तो यहाँ तक फ़ोन आते हैं निधि, वो लोग कहते हैं कि सर हमारी कुंडली मिलवा दीजिए, मैच नहीं कर रही है, प्लीज़ कुछ करिए। तो मैं कहता हूँ लव मैरिज है, बोले नहीं सर हमारे पेरेंट्स ने मिलवाया था हमको, अब हम लोग इतने प्यार मोहब्बत में पड़ गए और अब पता चला कुंडली मैच नहीं हो रही। तो ये एक सिचुएशन हो गई। तो अभी तो मैं कहता हूँ भैया, इसलिए गो टू एस्ट्रोलॉजर बिफोर गेटिंग मैरिड। आप मेरे पास लोग कब आते हैं कि आई एम डन विद हिम एंड वी आर लिविंग सेपरेटली, बताइए डिवोर्स कब होगा? अरे तो पहले आ जाते। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई गो फॉर ए प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कोई नहीं कराता है। वो प्री वेडिंग शूट पे तो चले जाएंगे हनीमून से पहले, लेकिन वो प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं कराते। अरे भाई, जो आपको लग रहा है कि ये शाहरुख खान है, वो तो नाना पाटेकर था। लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। शादी से पहले तो मैं तो तोड़ लाऊं आसमान से चांद सितारे तुम्हारे लिए, और उसके बाद वो। तो क्या ये इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि प्री मैरिटल आप सलाह मशवरा करें कि ये कैसा रहेगा? भैया देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी को मैं बाहर के देश में तो फिर भी समझ सकती हूँ कि दैट दे लिव देयर लाइफ, बट मुझे नहीं लगता कि भारत में इतना प्रचलन है इसका। ऐसा उसकी अवेयरनेस क्रिएट करो। देखिए एस्ट्रोलॉजी नहीं होता ना, एस्ट्रोलॉजी को सही, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल वैसे नहीं मानते लोग। बाद में जाते हैं कि ना आई हैव डिसाइडेड आई विल गेट मैरिड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। तो पेरेंट भी मजबूर हैं, पेरेंट्स की वैसी अब नहीं चलती। तो जब आप, मैं बच्चों को लिए कह रहा हूँ कि जब आपको लगता है कि मुझे इसी से शादी करनी है, एक बार एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उससे खाली ये समझ लीजिए कि हु इज दिस द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, द रियल हिम और हर। तो वो बताएगा कि देखिए आप इससे पंगा मत लीजिएगा, ये जो आपको लग रहा है ना, ये काजोल जैसी ब्यूटीफुल या जो भी आपको पसंद हो, ये वैसी है नहीं, ये लॉयर है बचपन से, ये आपकी बैंड बजा देगी अगर आपने उससे आर्गुमेंट किया तो इसको आप, अगर आप फ्रेंडली वे में इसके रहेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसको स्पेस देंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो ये बात उसको समझ में आ गई। या उसने हस्बैंड के बारे में बताया कि यार ये हस्बैंड जो तुमको बार बार तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता है या बार बार तुमको डिनर कराता है, ये शादी के बाद ये किचन में पैर तक नहीं रखेगा। या जो उसका बिहेवियर है बहुत डोमिनेटिंग है, बिकॉज ये ऐसे ही बॉर्न हुआ है, ये स्पोर्ट्समैन था, तो इसका मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो ये बोलेगा, ऐसा लग रहा है कि आर यू टेलिंग मी और यू आर ब्लेमिंग मी, ऐसा लगेगा। तो वो अथॉरिटी वाला या कोई इमोशनल है तो मैं कहूंगा तुम बोलोगे कुछ और, लगा कुछ और। वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह, तो आप समझे ही नहीं। तो ये बात जब पहले से पता है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस, या तो आप सोचेंगे हाँ यार ये तो मैं गलत फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, एक्सेप्टेंस इज द की, या एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो देन यू विल डील विद दैट। लेकिन आप संदीप सर खुद आप देखते होंगे कि जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, 20 साल बाद शादी टूटती है, 15 साल बाद शादी टूटती है, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल, दे आर मीटिंग इट अगेन, दे आर हैविंग अ फंक्शन अगेन, फैमिली गेट टुगेदर्स भी हैं, किसी का बॉयफ्रेंड है तो उसको भी एक्सेप्टेंस हो रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड है तो उसको भी एक्सेप्टेंस हो रहा है। जी। मतलब मैं नाम नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे ये फेमिलियरिटी है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस की वजह से ही आ रहा है, विदाउट एक्सेप्टेंस तो नहीं है। लेकिन हमारा जो बॉलीवुड से नीचे वाला समाज है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता जी। कल को किसी का डिवोर्स होता है और कोई किसी को पसंद है, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, उसका गर्लफ्रेंड भी आ रही है कोई फैमिली फंक्शन में, तो दैट्स नॉर्मल। तो नॉर्मल, हाँ, अगर नॉर्मल जिंदगी में बॉलीवुड में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल नहीं लगता। देखिए दैट इज द सोशल लाइफ, और हर चीज़ जो है वो अब पापाराजी, क्योंकि अब क्या है, पहले कैमरा कोई आता था, फोटो खिंच जाती थी, यार मेरी फोटो मुझे भेज देना। अब तो हर फोन पे कैमरा है, कैमरे बिक ही रहे हैं फोन फीचर की वजह से। तो वो सबकी फोटो खींचनी है, सबके वीडियो बनने हैं, सबकी इतनी सारी वेबसाइट है जहाँ आपको वायरल होना है, तो वो सबको पता है। तो इट इज नॉट ए इमोशनल एक्सेप्टेंस, इट इज ए सोशल एक्सेप्टेंस इफ यू आस्क मी। अभी भी उसके मन में उतना ही है, करेक्ट, वेरी मच करेक्ट, यू माय मैरिज डिडंट वर्क बिकॉज ऑफ हिम, और ये साला देख के, गलत वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, मतलब मैं कैरेक्टर में चला गया था एक्चुअली, उसके कि वो मेरी पार्टी में मेरा खाना खा रहा है या ड्रिंक कर रहा है मेरे सामने, तो मन में उसके चल रहा होगा ऐसा, ये वाले थॉट, ये डायलॉग ही था, चलो मैंने गाली नहीं दी, लेकिन
लेकिन वो बोलेगा नहीं, हाँ। क्योंकि दिस इज सेम, तो दिस इज बॉलीवुड, ऐसे ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये माया नगरी है, हाँ। और यहाँ बहुत सारी चीजें इल्यूजन पे चलती ये हैं। दिखावे पे जी, ज्यादा बिल्कुल, चलती है। बिल्कुल। आपने एक पहलू उठाया कि ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, रिलेशनशिप टूटते बहुत हैं, तो वो क्यों टूटते हैं? क्या इसका भी प्लानिटरी इफेक्ट होता है? मतलब एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है ब्रेकअप भी, कि किसी का नहीं बन रही है आपस में, तो वो भी लिखा है एस्ट्रोलॉजी में इसलिए नहीं बन रही है? देखिए, सवाल सही भी है और कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। वो आपने मूवी देखी होगी रब ने बना दी जोड़ी, तो एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट वो उसका टाइटल था, रब ने बना दी जोड़ी। मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ। तो जो इंसान जब किसी से मिलता है, जैसे मैंने कहा कि इत्तेफाक नहीं होता, तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है, अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है, तो इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन ये क्या हो रहा है कि जो आपने कहा कि ये टूटना क्या डेस्टिनी का पार्ट क्या है? प्लानिटरी पैटर्न होता है कोई? बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि वक्त बदलता है तो माइंडसेट चेंज होता है। तो जब एक बैड फेज आ गया, उसमें क्या है, चाहे वो हस्बैंड की कुंडली में आया या वाइफ की कुंडली में आया, कितनी बार जब मुझे फ़ोन आता है कि आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू विद माई वेडिंग, माई हस्बैंड इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी एंड आई रियली डाउट ही इज सीइंग समबडी एल्स, तो उसको उसके एक्स्ट्रा मैरिटल पे शक हुआ। आपके आते हैं तो क्लाइंट्स? मैंने कहा ये बताइए, डोंट यू फील आपका टाइम ऐसा इतना फ्रस्ट्रेटिंग चल रहा है ना? बोले हाँ। मैंने कहा जब वो आते हैं आपके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, तुम आज फिर लेट आए, तुम्हारे पास मेरे टाइम नहीं है, और तो वो बेचारा, उसको आपको नहीं पता, हो सकता है उसका वर्क प्रेशर बहुत हो सकता है उसका बॉस जो है वो बहुत बड़ा, वो शाहिद कपूर की फिल्म आई थी, वो नाम भी ले नहीं सकता मैं उसका, उसमें वो उसका डबल रोल था, तो उस टाइप का हो, मतलब थोड़ा सा क्रूरल काइंड ऑफ ए पर्सन है, तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो खुद ही फंसा है। तो वो उसमें हो सकता है कि वो उधड़ बुन में फंसा हो, बहुत सारी उसको रिपोर्ट बनानी हो, वो तुमको शायद वो वक्त नहीं निकल पा जी आपने मतलब, और वो आप, मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूँ कि जब आप पार्टी पे जाते हैं तो हस्बैंड कहता है अरे भाभी जी बहुत अच्छी लग रही है आज, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो भाभी जी ने वो साड़ी तीसरी बार पहनी थी, और वाइफ जो वो साड़ी पहली बार पहन के गई है नई वाली, वो उसकी आप तारीफ बार नहीं हो पहनी। रही। तो ये जो है, ये थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि जब ब्रेकअप होते हैं ये टाइम की वजह से होते हैं। वो टाइम अगर निकल जाए 1.5 साल का, कभी 3 साल का, कभी व्हाटएवर, तो फिर वो वक्त ठीक हो जाता है। तीसरा है बिहेवियर। तो बिहेवियर अगर आपकी अगर आप मान लीजिए यू आर ए वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो मतलब मैं आई विल मेक श्योर कि आई विल हर्ट यू। तो आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से, तो मैं अपने क्लाइंट से बोलता हूँ भाई यू आर प्रोन टू हर्ट। तो आपको हस्बैंड, जिसको आपने शाहरुख खान समझ के शादी करी थी, वो नाना पाटेकर निकला, जो आपकी सास कह रही थी तो मेरी बेटी की तरह हो, और वो ललिता बाबा निकल आई। तो बेसिकली आपका ये लाइफ का ये सिस्टम ही ऐसा है, पहले आपकी माँ से नहीं बनी और आज मदर इन लॉ से नहीं बन रही है, तो यू आर प्रोन टू हर्ट, बिकॉज आपका नीच का चंद्रमा है या 8वें घर में चंद्रमा है या चंद्रमा राहु एक साथ है, तो वो इंसान इतना सेंसिटिव है कि उसको हर बात बुरी लग जाती है। तो इसमें हस्बैंड कितना कोशिश करेगा वो उसको हैप्पी नहीं रख पाएगा, अल्टीमेटली वो टूटता है। नहीं तो अगर वो एस्ट्रोलॉजर जिम्मेदार है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए आपका हस्बैंड, अब मैं वो वर्ड यूज कर लेता हूँ शाहिद कपूर वाला, वो हस्बैंड कमीना नहीं है। इट इज मैं हस्बैंड की तरफ से पैरवी कर रहा होता हूँ, जबकि मैं हस्बैंड का मुझे नाम भी नहीं पता। तो मैं उसे कहता हूँ ये देखिए कसूर आपका है, तो आपको यू नीड टू ग्रो अप नाउ। आपकी जो सेंसिटिविटी है इसने आपको बचपन से इम्प्रूव। एब्सोल्युटली। तो हम फोन चेंज कर लेते हैं कि 17 बाद 18 और फिर 19 लूंगा मैं, और फिर वो आ जाएगा। अरे आप कब अपग्रेड हुए थे? तो इफ यू आर लाइक दिस, तो फिर व्हेन यू विल चेंज। जो आपने सबसे पहले कहा कि वक्त मैंने कहा सिनोनिम है एस्ट्रोलॉजी का, तो वक्त के साथ जब आप नहीं बदले, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। तो आप कब बदले? तो जब आप नहीं बदले तो क्या बदले? और आप बदलेंगे तो फिर दुनिया बदल जाएगी। एब्सोल्युटली, है ना? आप बदलेंगे तो फिर नजरिया भी बदल जाएगा। बिल्कुल। आपके सोच बदलेगी तो फिर वो एक्शन में बदलेगा। तो सारी चीजें सोच पे, आप पे ही है। एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू ओनली, द जर्नी ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम यू। यू कांट चेंज समवन एल्स, यू कैन चेंज योरसेल्फ ओनली इन द फील्ड। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका डिफिकल्ट फेज या आपका स्ट्रगलिंग फेज कौन सा था, जब आपको लगा यार मैं गलत फील्ड में आ गया, मुझे कहीं और होना चाहिए, मेरी जो कुंडली है कहीं और के लिए बनी थी, एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं बनी थी? ऐसा था क्या कुछ? नहीं, एस्ट्रोलॉजी को मैंने कभी भी ब्लेम नहीं किया, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने जो भी मुझे इस नॉलेज से नवाजा है। आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि जब लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप एक उम्मीद की किरण बन के उनके सामने आते हैं, उनको डायरेक्शन दिखाते हैं, उनको अवेयर कराते हैं। तो आई थिंक मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, एंड आई थिंक आई वाज मेंट टू बी एस्ट्रोलॉजर। तो ये मेरा कभी डिफिकल्ट फेज नहीं आया? नहीं, डिफिकल्ट फेज वैसे जिंदगी में आए, जैसे कि कोई एग्जांपल? हाँ, जैसे मैंने 2 फिल्में की,
2 सीरियल किए, फिर मुझे लगा कि आई थिंक आई डोंट फिट इन हियर, बिकॉज मैं टेलीविजन इतने सालों से कर रहा था। तो मैंने कहा टीवी के सामने तो मैं कुछ कैमरे के सामने मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि एक हिंदी की फिल्म थी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उसमें मेरा लीड नहीं था, मराठी में मेरा लीड था, भविष्याची अशी तशी। तो उसमें मराठी का वो एक मूवी थी, वो भी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड थी। अच्छा, भविष्य की ऐसी की तैसी, उसका हिंदी अच्छा ट्रांसलेशन। ऐसा था। तो उसमें डायलॉग सारे रट रट के मैंने वो करी थी, मराठी मुझे आती नहीं थी। हम्म। तो हिंदी मूवी में क्या हुआ कि तकरीबन 8-9 सीन थे मेरे और शूट हो गए। फिर मुझे बुलाया गया, मैं तब दिल्ली में रहता था, और एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके बेटे को उन्होंने लॉन्च किया था। अब डबिंग के लिए बुलाया गया। अब ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला मुझे डबिंग के लिए, तो मैं गया, मैंने पहला सीन किया, सिंक नहीं हो रहा था, तो 2-3 टेक लगे, फिर वो मैच कर गया। फिर बोले बहुत बढ़िया, फिर दूसरा सीन किया, कर लिया, तो फिर आवाज़ आई कि स्पीकर शायद वहाँ पे वो लगा रहता है, तो संदीप, वो साउंड प्रूफ होता है ना, तो बाहर बैठे होते हैं, तो बोले संदीप जी आ जाइए। तो मुझे लगा अब चाय आ गई है, अदरक वाल के बढ़िया से, और गले में थोड़ा बेस बढ़ा के, मेरी बेस उतना नहीं है देखिए, तो बेस बढ़ा के बढ़िया से डबिंग करूँगा। अभी तो 8-9 सीन बाकी हैं। तो गले में हाथ डालते हुए मुझे वो बाहर तक ले आए, रोड डायरेक्टर? तक, हाँ, मेन रोड तक। बोले संदीप जी बहुत बहुत अच्छा लगा, अगली बार मुंबई आएगा, मिलेगा। मैंने कहा अभी तो बहुत सीन बाकी हैं। अरे नहीं संदीप जी, वो तो एडिट हो गए, वो 11 गाने थे मूवी में, तो वो, और वो हीरो को मतलब विलेन तक रोया उसमें। अच्छा। कि हाँ, कि विलेन का डायलॉग है और क्लोजअप हीरो का कटा हुआ है। तो वो इतने ऑब्सेस थे बेटे को लेकर, तो उन्होंने सबके सीने उड़ा दिए ऐसे। तो मैं समझ गया यार, मतलब आई थिंक आई एम, अच्छा, इतना सारा सब कुछ उड़ा दिया? हाँ, सब कुछ एडिट कर जी दिया? जी। तो ये अभी भी होता है, मतलब अभी भी इनसिक्योरिटी की वजह से और भी कई चीज़ों की वजह से ऐसा होता है, बट दिस इज ओके। तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी, जैसे आई वांटेड टू बी ए क्रिकेटर, वो नहीं हुआ, उसमें यूटर्न आया, फिर ऐसे ये करके मैंने लिखा कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, द डिजायर टू बिकम ए स्टार। तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो स्टार शाइन बट इन द डार्क बैकग्राउंड। इसीलिए जब लोग देते हैं अरे वाह वाह, यू नो, कि ये हैं और ये वो हीरो हैं, ये सुपरस्टार हैं, आपको नहीं पता है कि कितना स्ट्रगल है, कितना हार्डशिप है, कितने लोगों की स्टोरी आप देखें। पहले तो, अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले वो उसे बताता था कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोते थे रात को, कोई बताता था कि मैं पैदल चलता था बस के पैसे बचाने के लिए ताकि मेरा टाइम निकल जाए। कितना स्ट्रगल करके वो लोग सुपरस्टार बने थे। अब अलग बात है। तो वो स्ट्रगल तो रहा देखिए ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी इज़ ए ग्रेट टीचर। तो जब आप आपकी बिगिनिंग ऐसी होती है कि आप धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो आप ग्राउंडेड रहते हैं, फिर आपके अंदर एरोगेंस नहीं आता, तो अब आप ज़िंदगी को बेहतर समझ पाते हैं। तो आज जो भी मैं काउंसलर हूँ, या मैं लाइफ कोच बन गया एस्ट्रोलॉजी की वजह से, या एस्ट्रोलॉजी सीख गया, ये आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी की लर्निंग है जिसने मुझे बता दिया। इसलिए मैं मेरे अंदर कोई एरोगेंस नहीं है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ $1 मिलियन घर हैं और 1,500 लोग करीब रहते हैं, और मैं उस बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी, जब मैं नया आया था, जब कुछ नहीं था, तब भी वही थी और अभी भी वही है। तो पीपल लव मी, दे लाइक मी, आई व्हाटएवर आई डू, मैं पूरे शिद्दत के साथ, अपने दिल के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को करता हूँ। तो जो जैसे संदीप सर, जिनके स्टार्स फेवर में होते हैं, अब जैसे जो बड़े लोग हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, पूरा वर्ल्ड कप जिता दिया, संजू सैमसन, जो नहीं चल रहे थे लेकिन लास्ट मैच में इतना अच्छा कर गए कि उनका फेवरेबल हो गया सारी सिचुएशन। फिर उनके बारे में सुना कि वो पूरा डिसिप्लिन से सब फॉलो करते थे, बेशक चांस मिले या नहीं मिले। फिर आए वैभव सूर्यवंशी का नाम, अभी 15 साल का लड़का चल रहा है। तो इनकी साइकी, इनका माइंडसेट क्या कहता है? क्या स्टार्स इनके फेवर में होते हैं, या फिर वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो वन डे दिल गेट द सक्सेस? देखिए, मेरा ये मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि पैसा कमाना ज़्यादा आसान है, नाम कमाना बहुत मुश्किल है। और नाम आपको तभी मिलता है जब ऊपर वाले का एक आशीर्वाद, गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड। पैसा कमाना आसान है, नाम नहीं, जल्दी नहीं कमा सकते। जी बिल्कुल। तो नाम तभी होता है जब आपके अंदर वो एक डिविनिटी होती है, डिवाइन कनेक्ट होता है, और उस डिविनिटी में आपकी ऑनेस्टी, आपका शिद्दत, आपका हार्डवर्क, वो सब समावेश होता है। कोई बोले यार मैं रोज़ ऑयली स्टफ खाऊंगा, जैसे आप विराट कोहली को ले लीजिए, उसका छोले भटूरे फेवरेट था, उसके सामने लोग खाते होंगे और वो खाली देख पाता होगा, उसने कितनी शिद्दत से छोड़ा, इसीलिए वो लेजेंड बन गया। तो जितने नाम आपने लिए हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना हार्डवर्क के कोई आया और मस्ती से कि भैया ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया, कामयाब हो गया, हाँ सर आए और सर को बैटिंग करनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको
आपको भी पानी पिलाना पड़ेगा, आपको भी बाहर बैठना पड़ेगा। संजू सैमसन जिसका टीम में नाम नहीं था और वो हीरो बन गया, इतिहास में उसका नाम रजिस्टर हो गया, बिकॉज उसका लक वाकई साथ नहीं दे रहा था। वो जब भी उसको मौका मिलता था इंडिया टीम की तरफ से वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे, और इतना टैलेंट होने के बावजूद, बट एट द राइट टाइम ही गॉट क्लिक्ड। तो उसका अब तो वो राइट टाइम में फिर वो स्टार्स मैच कर। एब्सोल्युटली, एवरीथिंग इज टाइम। जो आपने कहा ना कि वक्त और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। योर टाइम इज योर एस्ट्रोलॉजी। तो बट वो टाइम को जानना जरूरी है। तो मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, लेकिन ग्रेग चैपल जब इंडियन टीम के कोच थे वो मेरे क्लाइंट बने। फिर राहुल डेविड जब इंडियन टीम के कोच बने वो मेरे क्लाइंट बने। फिर अब गौतम गंभीर जो इंडिया टीम के कोच है वो मेरे क्लाइंट है। तो दिस इज हाउ इट इज। सो अभी जो टीम को चला रहा है वो उसको मैं अगर गाइड कर रहा हूँ किसी तरह, तो आई थिंक आई फील अकम्प्लिश्ड। तो व्हाट क्रिकेटर्स आस्क फ्रॉम यू? देखिए, क्रिकेटर हो या एक्टर हो या कोई भी इंसान हो, सबकी जिंदगी में इनसिक्योरिटी, कल क्या होगा, स्पेशली व्हेन यू रीच अटेन समथिंग। जैसे फिल्मी लोग हैं, ये जितने आप तो आए हुए हैं मुंबई में, जितनी माया नगरी में आपको बहुत इनसिक्योरिटी नजर आएगी। आपको लोग हंसते हुए नजर नहीं आएंगे। वो कैमरे के सामने हंसेंगे बट वैसे नहीं हंसेंगे मोस्टली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब साइडिस या वैसे हैं, बट मोस्टली दे आर इनसिक्योर पीपल। तो इसीलिए उनके पास उनके जिंदगी में सुपरस्टिशन का रोल बहुत ज़्यादा है। उनको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो बताते हैं सर मैं पूजा करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए, ये माँ ये वाले मंदिर में या वो वाले देवी के यहाँ हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा। तो 150 पंडित हमारे हैं, पूजा करेंगे रात दिन। तो या कोई उसको कोई ऐसा चीज़ पहना देगा जो टेलिस्मैन का काम करेगा। तो ये लोग सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं। नाम की स्पेलिंग खराब कर लेते हैं, तो लगता है कि नाम वो क्यों करते हैं? वही एक ही आंसर है ना उसका, कि अंधविश्वास। जी देखिए, आपका नाम निधि है। निधि तो एक आई थिंक ये सिद्धि का नाम है। निधि का वैसे मीनिंग क्या है? पैसा। हाँ, तो निधि का पैसा, निधि का नाम पैसा है, और निधि का नाम हिंदी का नाम है, राइट, या संस्कृत में होगा हिंदी। हाँ। तो अब मैं आपका नाम बोलूंगा कि 2 L लगा लीजिए, 2 I लगा लीजिए, अरे भाई हिंदी का नाम है, इंग्लिश की स्पेलिंग बदल के क्या करोगे? और उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी निधि रहने वाली है। ये लोग कहेंगे हेलो आई एम निधि विद 2 N डबल N। तो उसका कोई लॉजिक है नहीं, कोई लॉजिक। और वो क्या करते हैं कि हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ किसने बताई थी? कैलेंडर ने। कैलेंडर किसने बनाया था? इंसान ने। कब बनाया था? 480 साल पहले जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर बना था, जो हम फॉलो करते हैं। हम मतलब पूरी दुनिया फॉलो करती है। हमारा अभी भी विक्रम संवत है भारतीय संविधान के हिसाब से, तो उसमें तो 2083 चल रहा है, और आपने 2026 के हिसाब से न्यूमरोलॉजी कर रही है, या जब आप जिस साल में पैदा हुई थी। तो वो जो मैन मेड कैलेंडर है, और जब जूलियन से ग्रेगोरियन बना था, आप गूगल कर लीजिएगा, 11 दिन गायब हो गए थे। 11 दिन गायब हो गए। अच्छा। तो जो इस कैलेंडर के 11 दिन गायब हो चुके हैं, उस कैलेंडर के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप 5 है और मैं 3 हूँ, और आपने उसके हिसाब से नाम की स्पेलिंग भी खराब कर ली। तो बेसिकली उसमें लॉजिक नहीं है। तो एक बार चैट जीपीटी से मेरा झगड़ा चला 1.5 घंटे, और मानी नहीं रही चैट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो वो मान नहीं रही थी। उसको मैंने फीमेल बना रखा, क्योंकि क्या है ना, वो थोड़ा वाइफ की तरह बिहेव करती। तो ऐसा उसका मैंने वॉइस भी मॉड्यूलेट किया उसको, चैट जीपीटी का। उसकी मेल की आवाज आती, तो मैंने कहा ये आपकी वाइफ को पता लगेगा तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसको मैंने समझा, अब नहीं क्या वाइफ से आप उतना आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तो मैं उससे कर लेता हूँ। तो मैंने कहा हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू यू आर ए फीमेल, तो एटलीस्ट साउंड लाइक ए फीमेल। तो फिर उसको आता है कि आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स माय वॉइस। तो अब वो काफी उसका बदलाव आ गया है, वो धीरे धीरे वाइफ से मिलती आवाज हो गई है। मतलब एआई का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि डोंट यू फील एस्ट्रोलॉजी इज रियल एंड न्यूमरोलॉजी इज फेक। वो लगी रही, मानी नहीं रही। फिर उसने कहा ओके, मैंने कहा टेल मी वन रीजन, वी आर इंडियंस, वी फॉलो विक्रम संवत एंड दिस इज 2083, व्हाई you want to impose a Gregorian calendar which is not even Indian calendar, and based on that calendar we are even spoiling our name spelling, does it has any logic to it? आपने डांट लगा दी Totally. तो उसने बोला yes, this Gregorian calendar works because billions of people are putting their faith into it. फिर आपने क्या कहा? तो मैंने क्या वो कॉपी किया और दोबारा पेस्ट किया। मैंने कहा डोंट यू फील योर दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स इज इलॉजिकल टोटली? तो उसका आया यस यू आर राइट। मतलब मैं पहली बार ये किस्सा सुन रही हूँ, एंड द व्यूअर्स आल्सो विल एंजॉय दिस, कि आप एआई से ही भिड़ गए। देखिए क्या है ना, वाइफ के सामने तो चलेगी नहीं आपकी। तो मैं उससे समझ लेता हूँ। तो मैंने उसको कहा है डोंट यू फील योर दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स कि बिलियंस ऑफ पीपल आर पुटिंग फेथ इनटू वन कैलेंडर। मैंने कहा कल को मुझे एम्पायर बना दीजिए वर्ल्ड का, और मैंने कहा कल 2050 शुरू हो रहा है कल से 1 जनवरी, तो अभी उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी शुरू हो जाएगी। यही हुआ ना 480 साल पहले। तो मैंने कहा डोंट यू फील योर दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स कि बिलियंस ऑफ पीपल आर पुटिंग फेथ इनटू अ कैलेंडर, दैट्स द रीजन इट इज एप्लीकेबल, इट इज इलॉजिकल। तो उसका फिर लास्ट में आंसर आया यस यू आर राइट, इट इज प्लेसिबो। People are feeling that they belong to this number and they are connecting to that number and they start understanding. Then she agrees. हाँ, कि वो placebo है. Finally फिर वो stop हुआ. Correct.
तब आप भी चुप हुए। जी बिल्कुल। और वही एक्चुअली दिस इज प्लेसिबो, अच्छा। एवरीथिंग इज प्लेसिबो, इसीलिए मतलब ये टोटली अंधविश्वास है, इस तरह से करना, अपने नाम की स्पेलिंग बिगाड़ना, इट्स नॉट राइट। जी। और इसमें ट्रॉलिंग शुरू होगी, वीडियो वायरल हो जाएगा अब आपका, क्योंकि क्या है ना 10 में से 8 लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं। न्यूमरोलॉजी सीखना सबसे आसान, और न्यूमरोलॉजी समझाना भी, कन्विंस करना भी उससे ज़्यादा आसान। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई अलग है, एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र और एक उसमें उसके चरण 108 वो और 27 नक्षत्रों के नाम नहीं पता मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स को। तो वो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसा कैसे, हमने तो देखा है। अब उसका टाइम बदला, किसी ने उसकी स्पेलिंग बदल दी, उसको लगा जब से मेरा स्पेलिंग बदली है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत साल पहले, मैं शो स्टॉपर बना था किसी फैशन शो में चंडीगढ़ में। अच्छा। तो हमने बहुत कुछ काम किए हुए, तो मेरी वाइफ कहती है बहुत कांड किए हुए तुमने। तो शो स्टॉपर बनना बताइए। तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि दबंग सुपर हिट हो गई संदीप जी, आपको नहीं लगता कि उसमें डबल जी लगा था, उसकी वजह से वो हिट हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया, अब टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसका हेड मैं बताता हूँ उसमें हेडलाइन में क्या लिखा था, उस आर्टिकल का हेडलाइन। ओके। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भैया ये बताइए कि अगर उसमें डबल जी में 2 जी नहीं लगते तो क्या मुन्नी बदनाम नहीं होती? भैया कहानी कहाँ गई, उसकी म्यूजिक कहाँ गई, उसकी एक्टिंग कहाँ गई, उसका स्क्रीन प्ले कहाँ गया, उसका डायरेक्शन कहाँ गया? तो उसका हेडलाइन क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुन्नी फिर भी बदनाम होती। तो मतलब क्या कर रहे हैं आप? तो बट अब ये समझाना मुश्किल है। ये जितने लोग हैं सब मुझे गालियां देंगे जो सुन रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि ये न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, मैं 9 हूँ, यस आई फील लाइक दिस, आई एम 9। और अगर कोई उनको डॉक्टर बता दे कि अरे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया भाई साहब, आपका सर्टिफिकेट रॉन्ग है, बर्थ सर्टिफिकेट। नहीं तो ये माइंडसेट चेंज कैसे होता है फिर? नहीं ये नहीं होगा चेंज, ये इंड्यूस मार्केटिंग हो चुकी है, ये जो डीएनए में आ चुकी है। हाँ, इंस्टाग्राम इतनी रील, आपका मूलांक। तो लोग अब इतने ज़्यादा उनका माइंड वैसा हो गया है कि उनको समझाना इम्पॉसिबल हो गया। 18 नंबर विराट कोहली का टी शर्ट नंबर है, 9 नंबर मार्स का एनर्जी का है, वो लेजेंड बन गया। अरे भाई साहब, उसका जो यहाँ टी शर्ट पे यहाँ पे कॉलर पे होता है, वो BCCI से नंबर मिलता है टेस्ट क्रिकेट को। वो टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे भी पहले नंबर नहीं होते थे, वो तो अभी चैंपियनशिप शुरू हुई 2 साल पहले तब आए हैं। टेस्ट क्रिकेट में नंबर नहीं है। सुनील गावस्कर से लेके वो सब लोग महान लेजेंड बन गए बिना टी शर्ट के नंबर के। उसकी चर्चा नहीं हो रही अभी, बिकॉज ऑफ वनडे एंड T20 पीछे नंबर आपके चूज करने का आइडिया है तो आपने कर लिया। वहां पे उसका नंबर है 262, विराट कोहली का 262 का टोटल क्या आता है 8 नंबर, वो है शनि का। तो शनि ने उसको लेजेंड बनाया, जो BCCI ने नंबर दिया, विच यू कैन चूज। वो तो आपका जो नंबर ऑफ क्रिकेटर, आप इंडियन क्रिकेटर बनेंगे तो वही मिलने वाला है ना। वो तो थोड़े कहेंगे कि सर ये मेरा लकी नंबर नहीं है, मुझे 3 नंबर बाद दे दीजिए, हो ही नहीं सकता। तो वो 8 नंबर की वजह से लेजेंड बना। ये 18 नंबर की टी शर्ट, वो 18 नंबर भी न्यूमरोलॉजी की वजह से नहीं किया उसने, कुछ लोग क्लेम करेंगे अलग बात है, वो उसके फादर की वजह से उसने किया था, तो उसने बनाया। तो अगर ऐसा होता कि टी शर्ट नंबर से आपके रन बन जाएंगे, आप विकेट ले लेंगे, तो बदलाव हो जाता। तो मैं तो कहूँगा हर इंडस्ट्री में जितने वर्कर हैं उनको टी शर्ट नंबर दे दीजिए। तो कुछ स्टार्स या क्रिकेटर्स हैं ऐसे जिन्होंने अपना नाम बदला है? देखिए मैं तो कहूँगा, मैं आप ही को कह देता हूँ, आप मुझे चलिए 5 ही नाम बता दीजिए, 3 बता दीजिए। महात्मा गांधी से शुरू करिए और नरेंद्र मोदी तक आ जाइए, और सुनील गावस्कर से शुरू करिए और वैभव सूर्यवंशी तक आ जाइए। एक नाम आपको महान नाम नहीं मिलेगा जिसने नाम की स्पेलिंग चेंज करी हो। ये खाली अमिताभ बच्चन ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, शाहरुख खान, मतलब टॉप ऑफ द, या साइंटिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, एक भी नहीं मिलेगा। ये सारी कुछ जो मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटी कहाँ से शुरू हुई? बॉलीवुड से। बिकॉज ये इनसिक्योर इंडस्ट्री, वो भी बेचारे क्या करें, इतनी मेहनत करते हैं, कल मूवी चले ना चले फ्लॉप हो गए, 3 मूवी चली आप सुपरस्टार बन गए, 3 मूवी नहीं चली आपको कोई आएगा नहीं पूछने के लिए। तो ये इतनी इनसिक्योर इंडस्ट्री है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई बेचारे, मतलब बेचारा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ। बॉलीवुड में किसने किया है? सबने किया है, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया। यू हटा लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, तो सब कर रहे हैं। बीच में अब लेटर ऐड करने शुरू कर दिए लोगों ने, तो वो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सिर्फ मेनली इट्स सुपरस्टिशन, इट इज प्लेसिबो, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। मैं फिर भी उसको पॉजिटिव एंगल से देख रहा हूँ कि जैसे उपाय है, हरा चारा गाय को खिलाइए हर बुधवार को, मछलियों को दाना डालिए, ये अभी भी लोग करते हैं। ये बना कब था? ये 5000-6000 पुरानी एस्ट्रोलॉजी है। वास्तु की भी हालत यही हो चुकी है। झोपड़ियों के टाइम में वास्तु हुआ करती थी, अब वो अपार्टमेंट में कुछ चली गई है कि बेडरूम में किचन बनाइए और किचन में आप सोना शुरू कर दीजिए। तो खैर एनीवेज, तो क्या होता था, अब पंडित जी ने बताया कि हरिराम अभी तुम्हारा ना 3 साल बहुत कष्टदायक रहेगा, तो तुम ऐसा करो। अब हरिराम परेशान, 3 साल कैसे कटेगा? तब तो टीवी भी नहीं हुआ करते थे, कोई कम्युनिकेशन में, तब मैं चलिए 1000 साल नहीं, चलो 300 साल 200 साल पहले की बात कर लो, 100 साल पहले की कर लो, तो तब तो कुछ मोड ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब वो क्या कहेगा यार, इसका तो ये तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसने कहा हरिराम ऐसा करा करो, हर बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाओ। और सबके घर में गाय होती थी, दूध वही सोर्स था, डेयरी तो होती नहीं थी। अब गाय भी खुश, हरा वो और हरिराम भी खुश, गाय को भी हरा चारा मिल रहा है, वो दूध भी ज़्यादा देगी, और हरिराम को लगेगा मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा।
हर गांव में तालाब होता था, मछलियों को दाना डालो। तो ये सारे उपाय तब के बने थे, लोग अभी भी लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर खेलते हैं बीच में, उसके बाद फिर आगे सवालों का सिलसिला। ये फन है, क्रिस्प है, आप वन वर्ड भी कह सकते हो, पास भी कर सकते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, बट इट्स अ क्रिस्प वन वर्ड सवाल मुझे है। आदत है, घर में यही होता है। तो फिर तो आप एक्सपर्ट निकलेंगे फिर। एक ज़ोडिएक साइन ऐसी जिसे बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। स्कॉर्पियो। मैं उसका रीजन देना चाहता हूँ जी, क्योंकि आपने वन वर्ड कहा था, पर इसलिए बताना चाहता हूँ। स्कॉर्पियो मोस्टली, एक आयरनी है निधि, 99% पीपल दे नो देयर सन साइन, दे डोंट नो देयर मून साइन। और जबकि पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून साइन पे बेस्ड है, सन साइन पे नहीं। सन साइन खाली लिंडन गुडमैन बाहर की वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडिया में जहां आपका मून है वही आपकी राशि है। तो वृश्चिक राशि जो सन साइन है उसको कहते हैं कि ये स्कॉर्पियन है, ये रिवेंजफुल है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक डंक नहीं मार लेंगे। ऐसा नहीं है। इंडिया की जो मून साइन की जो वृश्चिक राशि है, वो बेचारे दे आर द मोस्ट इमोशनल सेंसिटिव पीपल ऑन द प्लैनेट, इसलिए उनको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अरे तुम स्कॉर्पियो, अगर किसी को पता चल गई उसकी मून साइन, तो उसको उससे जज कर लेगा सन साइन से, विच इज रॉन्ग। तो क्या फर्क है मून साइन और सन साइन? जहाँ सन है वो सन साइन है, जहाँ मून है वो मून साइन है। मून साइन के ट्रेड्स अलग हैं, सन साइन के ट्रेड्स अलग है। अच्छा, ओके। लक और हार्ड वर्क? देखिए, हार्ड वर्क यू हैव टू चूज वन। तो मैं कहूँगा लक। लक, ओके। कर्मा और डेस्टिनी? देखिए, कर्मा डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो आप नहीं बन सकते। अगर आपको फेम नहीं मिलना तो नहीं। मैं कितनी बार, आई एम ए मोटिवेटर, पीपल कॉल मी फॉर माई मोटिवेशनल टॉक्स, मैनी टाइम्स मुझे लोगों को डिस्करेज करना पड़ता है। जब मेरे पास कोई आता है कि हमको भी शाहरुख बनना है, हमको भी ये बनना है, और मैं देखता हूँ कुंडली में कि भैया ये तुमसे ना हो पाएगा, तो मैं उसे बोलता हूँ कि व्हाट इज़ प्लान बी। तो मैं उनकी दूसरे तरह से काउंसलिंग करता हूँ, उनके दूसरे आइडियाज़ उनसे समझने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें देखिए, जब तक वो लक का फैक्टर नहीं है, जब तक पोटेंशियल नहीं है, अगर आपके सितारे आपके साथ नहीं है, तो आप कितनी कोशिश करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको फिर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि, क्योंकि कई बार हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशंस भी आपके डिससेटिस्फैक्शन का या आपके डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। ओके। लव और मनी, तो इसका क्या हुआ? कर्मा, इतना कर्मा हुआ। ओके। तो लव और मनी? देखिए, लव व्हाट यू हैव, देन यू विल अट्रैक्ट एवरी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मनी के बारे में एक लाइन लोगों को समझ पसंद नहीं आती है कि देयर आर पीपल हु आर सो पुअर इन दिस लाइफ, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, बट आप एक मिलियनियर या बिलियनर हैं, तो उस मनी का क्या फ़ायदा? तो लव होना चाहिए, मोहब्बत। तो सबसे पहले मोहब्बत करिए खुद से। तो व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, देन यू सी एवरीथिंग विद दैट आई। तो आई थिंक लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, या आप खुद हो, और या खुद और खुदा से आपको मोहब्बत करनी चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। मॉर्निंग प्रेयर और नाइट मैनिफेस्टेशन? देखिए, शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। तो यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भगवान के लिए आप कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते, यू नो। टाइम तो फिर मैन मेड है एक तरह से, कि सन की इधर अर्थ गई तो अंधेरा हो गया, फिर उधर उजाला हो गया। और सूर्य तो भगवान की तरह पूजा जाता है, सन वो तो वहाँ तो अंधेरा, वहाँ तो छुट्टी होती नहीं कभी भी। तो यू फील वेर एवर यू फाइंड टाइम। मैं तो हमेशा कहता हूँ, बोले यार कब मेडिटेट करें, कैसे करें? मैंने यार फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर। ये नुसरत फतेह अली साहब की लाइन थी, सांसों की माला में लिख दूँ पी का नाम, सांसों की माला में। अगर आप सुनाओ तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाई पिच है। तो आप, पंडित जी ने कहा है कि इसका 108 बार बंद करो। आप किए जा रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, उधर फोन बज रहा है, आपने उस साथ साथ आपने उसको रिप्लाई भी कर दिया, और इधर आप अब क्या कर रहे हो यार? तो फोकस 3 बार कर लो। लोग मुझसे कहते हैं कि हम भगवान की पूजा नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि हम ना, पंडित जी ने कहा था 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। अरे भाई, मैंने कहा हनुमान जी के बाद इतना टाइम नहीं है जो गिन रहे हैं कि आपने 11 बार किया, कि एक बार करो, लेकिन शिद्दत के साथ करो। करेक्ट। पर तो इसका मतलब आंसर यही है, इट इज नॉट टाइम, इट इज वेयर एवर यू आर, फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड बी हैव एनी टाइम यू कैन हैव। बिल्कुल। आप पूजा करते हैं? मैं तो हर पल पूजा करता हूँ। आई बिलीव इन द डिविनिटी। हम यहाँ बैठे हैं, मैं आज जो भी बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ, कितनी स्पीड से बोल रहा हूँ, कितने बार मैं ट्रॉल हो जाऊंगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे पास कोई क्लाइंट आए ये पॉडकास्ट देख के ना आए, मुझे उसकी परवाह नहीं। आई एम इन दिस मोमेंट, और मैं बिलीव करता हूँ उसी एंड वी शुड ऑल्सो ट्रस्ट द प्रोसेस एज वेल। 100%। हम जो हैं जहाँ हैं, हम उसका मजा लें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है लाइफ में। जी। तो अभी यहाँ रहते हैं तो यही का। बट मैं आपसे पूछना चाह रही थी, किस भगवान को पूछते हैं आप?
देखिए ऐसा नहीं है, आप सब किया जो सजदा तेरे लिए। अब एक यूनिवर्स भी भगवान की तरह है। जब मैं सुबह मैंने कहा मुझे सी दिखता है हमारी बालकनी से, तो मैं मेरे लिए वो समुद्र देवता हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है। लोग गोवा जाते हैं मजे करने के लिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर है। वहाँ पे माउंटेन भी है। अगर आप गोवा का इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने महान ऋषियों ने वहाँ पे तपस्याएं की। तो यू फील द एनर्जी। हवा में हर तरह, वायु देवता अलग है, समुद्र देवता अलग है, नेचर अलग है, हर चीज में भगवान का वास है। बायोलॉजिकली एब्सोल्युटली। तो यू फील द, मतलब मैंने आपसे कहा, बोले बच्चे हैं डू यू बिलीव इन गॉड, कहते हैं नो। तो मैं कहता हूँ तो उनको लॉजिक चाहिए। तो मैं कहता हूँ भैया इतनी सारी गैसेस हैं, अभी आपको खाली ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो क्या करोगे? तो हमारा तो झगड़ा उसी बात पे होगा। देखो निधि, मेरे पास मर्सिडीज का गैस सिलेंडर है ऑक्सीजन का, तो तुम तो मारुति का लेके घूम रही हो। तो मतलब जो भगवान ने दिया है वो तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो कण कण में भगवान का वास है, हर इंसान के अंदर भगवान का वास है। इफ यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर, इट इज अ डिवाइन थिंग। लवली। वन हैबिट, कोई ऐसी एक आदत जो किस्मत को बदल सकती है? वाइफ के लिए लिखा था लेकिन उसको बुरा लगा, तो मैंने कहा जिंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी। तो वी गेट यूज टू दोज सेटबैक्स इन लाइफ। हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तुम ठीक नहीं, मैं ऐसा तुम वैसा। तो लोगों को आदत हो जाती है। तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर, बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो पीपल गेट दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस। वो जिंदगी को प्लान कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। तो मुझे लगता है कि आदत, पर कहते भी तो है कि हैबिट से ही आप बनते हैं। हाँ। आपकी हैबिट अगर अच्छी होगी तो यू आर डिसिप्लिन, एंड व्हाट यू आर, व्हाट योर हैबिट इज। और फिर ये भी तो कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो यू हैव टू क्रिएट न्यू हैबिट टू किल योर ओल्ड हैबिट्स। Exactly. वो आपको करना चाहिए। आदत जो है वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसमें मैं दोनों में से चूज नहीं कर रहा हूँ। दोनों बोथ आर इंटर रिलेटेड। योर गुड हैबिट्स विल मेक ए गुड डेस्टिनी। वन साइन मोस्ट इमोशनल, मतलब इमोशनल लोगों को कैसे पहचानना चाहिए? देखिए, क्या रोना इमोशनल लोगों की निशानी? किसी को आदत हो गई है रोने की, मतलब देखिए आंखों में वाटर, जैसे हम लोग देखते हैं आंखों, वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तुम कोई देखते प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार हुआ, अब तो बार बार हुआ। तो आंखों में जो वाटर का कंटेंट है वो आपके शुक्र को भी दिखाएगा। वीनस आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, फॉन्डनेस ऑफ लग्जरी एंड हाउ डिस्टेंट यू आर, आपको क्या क्या मिलने वाला है लग्जरी वाइज। और आंखों में वाटर कंटेंट आपके इमोशन को दिखाता है। चेहरा जो है ना वो आपके दिल का आईना होता है। तो आपके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो पता चल जाते हैं। हाथ देखता हूँ तो मुझे एक सेकंड में पता चलता है कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है या कितना मैनिपुलेटिव है। देयर इज अ थिन लाइन एक्चुअली। ये आपके आईब्रो से पता चल जाता है। मतलब तो आपके चेहरे पे कई लोग जो हैं हाव भाव से समझ में, बिल्कुल, और बहुत प्लीजिंग लगते हैं। तो चेहरा जो है वो मन का दर्पण है। जब आप इंसान मैनिपुलेटिव होता है तो वो चेहरे पे वो शेडीनेस नजर आता है। जो आप कहते हैं इसकी वाइब ठीक नहीं है या आई डोंट लाइक, वो सबसे पहले चेहरा ही है। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस। वन साइन मोस्ट स्पिरिचुअल। देखिए, मैं किसी साइन को इसमें वो नहीं कह सकता कि ये मटेरियलिस्टिक है और ये स्पिरिचुअल है। जब आँख खुले तभी सवेरा। तो कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, जब उसको, जैसे हम लोग, मेरा स्पिरिचुअलिटी का आप पूछ लीजिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। हम तो एग्जाम से पहले, स्कूल की बात कर रहा हूँ, हर एग्जाम से पहले, शुरू होने से बस कुछ दिन पहले आ जाते थे हनुमान मंदिर, जय करते थे। हाँ, पहले हर मंगलवार जाता था मैं। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाता था, वो बड़ी बात हुआ करती थी। एग्जाम से पहले हम चढ़ाते थे ₹11 का प्रसाद। ये तो पूरा ब्राइब होता था। और भगवान से कहते थे भगवान इस बार पास करा दो, अगली बार पहले दिन से मैं पढ़ाई करूंगा। और फिर खाई थी कसम कि वो 3 इडियट्स में वैसा ही बताया गया है। हाँ, खाई थी कसम कि दिल ना कभी लगाएंगे हम। उसने देखा इस अंदाज से कि हम कसम भूल गए, तो हम फिर हर साल कसम भूल जाया करते थे। योर लाइफ मंत्रा इन वन लाइन, नॉट एक्सीडिंग वन लाइन। बी हैप्पी। इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। जो खुश है वही खुश नसीब है। वाह। अगर किसी की लाइफ कंप्लीटली स्टक हो तो उनको नई सुबह कैसे शुरू करनी चाहिए? देखिए, देयर इज ऑलवेज अ बिगनिंग। आपको ये याद रखना चाहिए कि अंधेरा तो बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन एक उम्मीद का दिया ही काफ़ी है रोशनी बिखेरने के लिए। तो एक ऑप्टिमिज्म, एक लास्ट एफर्ट, एक लास्ट कोशिश। निधि, मैंने कितनी बार ये 26 साल में देखा है कि आखिरी दरवाज़ा था, आखिरी दरवाजा वो लौट आया। इस पे मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो आखिरी दरवाजा होता है, ये पता कैसे चलेगा ये आखिरी है? वो उसको नहीं पता था, ये तो मैं कह रहा हूँ, वो आखिरी दरवाजा था। किसी को भी नहीं पता लगेगा। मुझे पता है ना, मुझे पता है कि उसकी जो महादशा चल रही थी इतने सालों से, मतलब केतु की दशा थी 7 साल की, 7 साल इतने ये एस्ट्रोलॉजी बता सकता है। एग्जैक्टली। उसका डिवोर्स हो गया, बच्चे उससे नाराज होकर दूर चले गए, उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, दोस्तों ने उसको दगा दे दिया, बैंक से उसने लोन लिया, शेयर मार्केट में डाला, सब डूब गया, सब खत्म। अब उसको लगा अब कुछ ना हो पाएगा। अब मुझे मालूम है कि इसका अगले महीने से शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है, और वीनस उसी कुंडली में अमेजिंग योग कारक है, भाग्यशान का मालिक है, सारा टर्न अराउंड हो जाएगा, तब तक कोशिश करनी चाहिए, बदल जाएगी। यस, ओके। तो ये जो उम्मीद की जो किरण है, जो मैंने बताया, मेरा नाम संदीप है, मैंने न्यूमरोलॉजी SUN नहीं किया,
ये मुझे क्रिएटिवली लगा कि SUN, सन तो सूरज चमकता है, दिन बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है। तो सूरज क्या करता है, रोशनी दिखाता है। दीप क्या करता है, वो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। तो सन और दीप, दिन हो या उजाला। तो आपके पेरेंट्स ने SAN रखा था? जी, ये गलती से हुआ। मैं बहुत साल पहले, 26 साल पहले, तो इंटरनेट और ये सब उतना नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं। तो जब मैं संदीप गोचर गूगल में डालता था तो कोई डॉक्टर अमेरिका में हुआ करते थे, उनका नाम आता था। मैंने यार मेरा नाम ही नहीं आता। तो मेरे किसी ने कह दिया कि यार आप ना, ये बहुत ही कॉमन है और ये तो सैंड है यार, तो सन नाम तो तुम्हारा सन होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इलॉजिकल है, ऐसे एंड सैंड क्यों कर दिया किसी ने, तो सन होना चाहिए, सन SUN। और तो मैंने उसको क्रिएटिव एंगल से लिया, भले ही न्यूमरोलॉजी में क्या था मुझे आज तक नहीं पता उसका। अच्छा, बट यू हैव थॉट दिस, थॉट प्रोसेस ये था। करेक्ट। ओके, आपका मैसेज जो लोग ये जो उम्मीद की किरण खो देते हैं, दोज पीपल हु लूज होप इन लाइफ, कि कुछ होप से कुछ नहीं होता, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए उनके लिए यही होता है, देखिए इट इज़ ऑल अबाउट दिस मोमेंट। अगर आप अपने खुद और खुदा पर यकीन, जैसे मैंने कहा, बिलीव रखिए। हर इंसान, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े महान इंसान, सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, बिना वो स्ट्रगल के आप वो वहाँ तक पहुँचे नहीं। बहुत ही शायद ही कोई रेयर होगा। अगर आज अंबानीज का नाम आप ले लेंगे तो धीरू भाई अंबानी, उनके बारे में भी कहा जाता है वो साइकिल पे चलते थे किसी ज़माने में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चन साहब को धक्के दे के निकाल दिया गया ऑल इंडिया रेडियो से। एक ज़माना ऐसा आया था कि उनके खुद के बंगले की नीलामी होने वाली थी, बैंकरप्ट हो गए थे। तो इंसान कोई भी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उससे आप रिलेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो आपका जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए मन में, वो एक एस्ट्रोलॉजर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को एक काउंसलर, एक लाइफ कोच और एक मोटिवेटर होना चाहिए, जो आपको बता सके कि भाई आपका द वर्स्ट इन दिस लाइफ इज ऑल ओवर, इट इज गोइंग टू बी अनदर जर्नी ऑफ योर लाइफ। लेकिन कभी कभी इंतजार लंबा भी होता है। तो इंतजार की कोशिश इस कदर हुई, कभी कभी इंतजार की कोशिश कदर हुई, वादा था शाम का पर जिंदगी गुजर गई। तो कभी कभी ये लंबा हो जाता है। बट मुझे लगता है आप शायरी पे एक किताब लिखें, वो बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ देगी। लवली, करूँगा मैं, बहुत अच्छा। लेकिन अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि क्या कुंडली से ये पता लग जाता है कि करोड़पति कब बनेंगे? देखिए करोड़पति, देखिए आज की डेट में, पुराने ज़माने में लखपति बड़ी बात हुआ करती थी। बोले यार वो तो लखपति, लोग लखपति यूज़ कर, करोड़पति का नाम नहीं आता था। अब करोड़ भी छोटा हो गया एक्चुअली, तो ये वक्त की बात है। और दूसरा क्या है, इंडिया के बाहर तो करोड़ भी नहीं है, वहाँ मिलियंस और बिलियंस चलता है। ये इट इज़ जस्ट ए माइंड सेट। मेरे ख्याल से किसी ने कहा था कि द मनी विच यू हैव इन योर बैंक अकाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ इज द डेज यू हैव वर्कड एक्स्ट्रा फॉर। उस पैसे की क्या ज़रूरत थी जो आप छोड़ के जा रहे हो। पहले हमारे माता पिता ने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, हमको पढ़ाया लिखाया, किसी लायक बनाया, संस्कार दिए, जिसकी वजह से जो भी हम कर पा रहे हैं। आज की डेट में पेरेंट्स पता क्या कहते हैं मुझे, नहीं आई हैव अ सन इज 5 years old, आई हैव अ डॉटर हू इज 3 years old, आई विल मेक श्योर आई विल मेक मल्टीपल प्रॉपर्टीज फॉर देम एंड लीव दिस मनी बैंक बैलेंस फॉर देम। अबे यार क्या कर रहे हो भाई, उनको कुछ तो करने दो जिंदगी में। अगर आप सब कुछ उनको प्लेटर में दे दोगे, वो तो किसी लायक वैसे भी नहीं रहेंगे। तो उनकी डेस्टिनी, और आर यू डूइंग इट फॉर देम, आर यू श्योर? अरे यू आर डूइंग इट बिकॉज उनकी कुंडली ऐसी है जो कहती है कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, तो माई डैड विल वर्क फॉर मी। तो पिताजी को मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी कुंडली ऐसी है जिसको सब कुछ, जैसे मुझे 50 साल लग गए अपना घर खरीदने में, और वो लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जब वो पैदा हुए थे ऑलरेडी। तो दिस इज व्हाट इट इज। क्या आपके सामने ये सवाल भी आता है कि जैसे मैं कहीं सुन रही थी कि पेरेंटिंग में ये एहसास कराना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आपके सामने अभाव क्या होता है। जब तक आप बच्चे को ये बताएंगे नहीं तब तक चीज़ों की वैल्यू करेगा नहीं बच्चा। तो क्या ये ऐसा माना जाता है कि जब तक आप वो अभाव नहीं सिखाएंगे, लैक नहीं सिखाएंगे कि आपकी लाइफ में लैकिंग है, बेशक आप अच्छे संपन्न हो, तो ऐसा करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए माइंडसेट ऐसा करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है बातों से करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो बहुत कमा लिया सबने। टॉर्चर करके मत करिए कि नहीं तुमको ना साइकिल पे ही जाना है, जबकि घर में आपकी 4 गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो टॉर्चर है। उसके क्लासमेट उसके ऊपर हंसेंगे। एग्जांपल दे रहा था मैं खाली, या मोबाइल फोन आपने कहा नहीं मिलेगा, या कुछ और गैजेट उसको चाहिए, नहीं मिलेंगे। आप उसकी काउंसलिंग करिए। there is a way to convey what you really want to convey। तो अगर वो बच्चा, आपने स्ट्रगल करके सब कुछ क्रिएट किया, या मे बी आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, आपको बड़ा बना दिया, आप बंगले में रहते हैं, और बच्चा भी आपका उसी बंगले में पैदा हो गया, अब तो उसको तो पता ही नहीं स्ट्रगल क्या होता है। तो यू मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट द अदर साइड ऑफ लाइफ, कि देखो ये जो हमारे यहाँ ड्राइवर आता है ना, हाउ या जो लोअर क्लास है वो कैसे रहती है। हाँ एग्जैक्टली। तो जब आप उसको जर्नी बताएंगे लोगों की, तब वो बच्चों को उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि आई एम ब्लेस्ड
मतलब वो तब उसको समझ में आएगा कि कंपैशन की पर भावना। आपको नहीं लगता बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं, जर्नी बताने से समझेंगे? वो एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ ना, तो यू कभी आप गांव लेकर जाइए, कभी आप बच्चों को, किसी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को अनाथालय ले जाती हूँ, या मैं अपने बच्चों को बिल्कुल सड़क पे जो बच्चे रहते हैं झोपड़ियों में वहां ले जाती हूँ, तो उनको लगना चाहिए यार ये तो मेरी उम्र के बच्चे हैं, ये तो इसकी तो शर्ट ही फटी हुई है, ये तो कितनी जल्दी झपट रहा है, कितना भूखा है ये, तो ये तब उनको, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, एग्जाम्पल्स, बट डू इट इन द राइट वे। मतलब ऐसा ना हो कि वो टॉर्चर ज्यादा लगे। हाँ, मतलब सिद्धार्थ ऐसा ना हो गौतम बुद्धा बन जाए। अच्छा, सबसे अवेकनिंग हुई थी, हाँ, उसे हाँ, जब वो एक डेड बॉडी देखी तब उसको लगा कि आदमी गुजर जाता है, ये बात उसको पता ही नहीं थी। हाँ, वो एक शेल में रहते थे, एंड उनको वो सोच, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि उनको पंडित जी ने बताया, ज्योतिषी ने राजा को, कि आपका बेटा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके सामने दुख लाने ही नहीं रखूंगा, ताकि वो सन्यास की तरफ जाए ही नहीं। वेरी मच करेक्ट। सबसे डेंजरस प्लैनेट आपको कौन सा लगता है, कौन सा होता है? क्या शनि होता है सबसे डेंजरस? देखिए, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, उसका नाम मैंने टाइटल रखा था बदनाम शनि। तो शनि को बदनाम कर दिया, जबकि शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। क्यों डरते हैं लोग? हाँ, क्योंकि वो ज्योतिषियों के लिए वो गोल्ड माइन है एक्चुअली, क्योंकि आएंगे ज्योतिषों के पास। देखिए, सभी लोग, बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम, अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। जितना डरा लेगा झूठ बोल के, ऑब्वियसली उतना पैसा कमाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं, देर आर गुड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ देम दे हैव बिकम लाइक दैट। उनको लगता है कि इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, जबकि इट इज़ अ बिजनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपको मैंने कहा आपकी कुंडली देखी, सब कुछ बढ़िया, अरे निधि आपकी तो 7.5 चल रही है, अब आपको स्ट्रेस शुरू हो गया, क्योंकि 7.5 का नाम खराब है कि 7.5। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, दोनों की सेम राशि, दोनों की एक साथ 7.5 आई। नरेंद्र मोदी बने 2 बार प्रधानमंत्री, अब तीसरी बार बने, पर मैं 7.5 के दिनों की बात कर रहा हूँ। और राहुल गांधी करते रहे पदयात्रा, तो दोनों की 7.5 में एक प्रधानमंत्री बना और एक वहीं रह गया। तो इट इज 7.5 इज नॉट बैड। तो शनि को यूज किया जाता है डराने के काम के लिए। देखिए, शनि क्या है? जज है, वो आपको कर्मों के हिसाब से फल देता है। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं, किसी को डिसीव कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो शनि आपकी बैंड बजा देगा, क्योंकि कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, शनि वो आपको देता है। अगर आपकी जिसकी कुंडली में शनि, जितने उद्योगपति, इंडस्ट्रियल्स, बिलियनियर हैं, उनकी कुंडली में एक ही प्लैनेट उनको सब कुछ दे रहा है, वो है शनि। तो शनि जो है वो अबंडेंस में, क्योंकि वो कर्म वैसा कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, चाहे तो वो पलट कर आ रहा है, या पिछले जन्म के होंगे या इस जन्म के होंगे, या जो भी उनका वो डीड्स हो। इसलिए जितने जो बिलियनियर हैं, मोस्टली जो पीपल हु आर वेल टू डू, दे हैव एनजीओज, दे डू चैरिटी। तो वो ये लोग करते हैं, उनको मालूम है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन जो आपका सवाल का जवाब है, तो उसका जो सबसे बदनाम ग्रह, जो सबसे डेंजरस ग्रह आपने पूछा था, वो है राहु। राहु इज ए प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, और राहु प्लैनेट है ही नहीं, वो एक छाया ग्रह है। जब अर्थ के चारों तरफ मून का जो रोटेशन होता है, तो जो एक्सिस पे कट होता है, एक को दिया नाम ड्रैगन हेड, एक को दिया ड्रैगन टेल, एक है राहु, एक है केतु। माइथोलॉजी में कहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो एक असुर ने भेष बदल के वो देवता बन के उसने वो अमृत पान कर लिया था। तो चंद्रमा ने इशारा किया सूर्य को, उसने बता दिया विष्णु भगवान को कि ये वो नहीं है, और उसने पी लिया, अब अमर हो गया। तो उन्होंने गुस्से में अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो वो सर बना राहु और बॉडी बनी केतु। तो केतु की दशा में इंसान मिस्टेक करता है, बिकॉज केतु इज हेडलेस, तो यू माइट टेक ए रॉन्ग डिसीजन। और राहु इज ए प्लैनेट विच इज, वो असुर है असली में, वो माया है, वो इल्यूजन है। तो राहु की दशा में आपको समझाना मुश्किल है। मैं बार बार आपसे, और वो सबसे डेंजरस है। जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं। कब होता है राहु की दशा, कब आती है? वो तो आपकी कुंडली में जो नक्षत्र में आप पैदा होती हैं, वो नक्षत्र फिर भी एक साइन क्या होता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि किसी की दशा आई है, जरूरी नहीं हो सकता है बचपन में वो निकल गई हो सकता है कि तब आए जब आप 80 साल के हो, किसी लायक ना हो। और अगर होगी तब क्या होगा? तब राहु में इंसान क्या होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कुंडली में राहु इज गुड और बैड। अगर राहु अच्छा है, तो जैसे जितने पॉलिटिशियन है आज की डेट में, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? क्या जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं। क्या जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं? नहीं। जो इंसान पॉलिटिक्स में है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और ये कलयुग को राहु रूल करता है। बड़े बड़े बिलियनियर नतमस्तक हो जाते हैं पॉलिटिशियन के आगे, क्योंकि राहु है उसके पास। तो राहु इज पावर, राहु इज बाहुबलम, वो आपको करेज देता है। लेकिन अगर राहु कुंडली में ठीक नहीं है, तो आपको वो अननेसेसरी करेज दे देगा, कि मतलब हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी शाहरुख बन जाऊं। अरे कैसे भाई साहब? तो आपको गलत फहमी की शिकार होगा। आपने अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप ट्रेन पकड़ी, फ्लाइट पकड़ी, मुंबई आ गए, अब मुझे भी माधुरी दीक्षित बनना है, मुझे भी शाहरुख खान बनना है। तो आप गलत इल्यूजन्स में फंसा देता है। तो इट इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन। और ये मुंबई को क्या कहते हैं? माया नगरी। जो मैंने कहा 3 पिक्चर चली, तो सुपरस्टार 3 पिक्चर के बाद कोई आपको पूछ नहीं रहा है
कि आपको कहीं देखा है, जैसा अभी वो मूवी में दिखाया था बैड वाली में, कि वो बेचारा बताता रहता है कि मैं वही हूँ, तो दिस इज व्हाट इट इज, नोबडी। क्या लव मैरिज फेलियर भी दिखती है स्टार्स में, प्लैनेट्स में? देखिए, बात लव हो या अरेंज, जैसे अगर कोई मैरिज सक्सेसफुल नहीं है तो ये क्या लिखा होता है कुंडली में कि Absolutely. आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी? देखिए, मैं जरूर कहता हूँ, मैं जब आई एम ए काउंसलर ना हूँ, पर 26 साल में एस्ट्रोलॉजर, आपको वैसे भी एस्ट्रोलॉजर बनना भी उसी को चाहिए जिसके अंदर फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड हो। जब आप जिंदगी को अलग नजरिए से देखते हैं, जब आप उसको होलिस्टिकली देते हैं, जब आप किसी को जज नहीं करते हैं। अब मेरे पास कोई आया या कोई वाइफ का फोन आया कहीं से भी, अब तो उसने बताया कि मेरा अभी हम लोग का सेपरेशन चल रहा है और हम लोग डिवोर्स प्लान कर रहे हैं, तो क्या मेरी कुंडली में डिवोर्स होगा? बहुत ये नॉर्मल सवाल है। और आजकल तो टॉलरेंस है नहीं, एक्सेप्टेंस है नहीं, लड़कों कर नहीं पड़ते, लोग लड़ लेते हैं। पहले क्या होता था, टेढ़ा है पर मेरा है, पूरी जिंदगी कट जाती थी, वाइफ डिपेंड होती थी हस्बैंड पे, तो बेचारी वो चुपचाप काट लेती थी। अब वाइफ की सैलरी हस्बैंड से बेटर है, वाइफ इज डूइंग मच बेटर देन हस्बैंड, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आई टू हैव अ डॉटर, आई आल्सो वांट हर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड डू समथिंग ग्रेट, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। अब तो 33%, अब तो महिला सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट के बहुत आगे की कहानी हो चुकी है। अब तो 33% तो लोकसभा में चिल्लाती नजर आएंगी। तो दिस इज द सिचुएशन नाउ, तो यू शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड। आई थिंक आपको भी कोशिश करनी चाहिए। आपका यू आर ए जर्नलिस्ट, आपके पास माइंड भी है, आपने तो सारे इंटरव्यू और सारे रिपोर्टिंग कर रखी है, तो एवरी साइड ऑफ पॉलिटिक्स, तो मुझे आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, एक्चुअली वो भी कैमरे के सामने। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखिए, इरादा करना जरूरी है, जब तक इरादा ना होगा, वादा ना होगा, तो फिर तुमसे ना होगा, तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तो तब होगा, तो करना चाहिए। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था रिलेशनशिप, तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हमारा डिवोर्स होगा। तो मैं, देखिए, अगर आप मेरे अलावा किसी और एस्ट्रोलॉजर को फोन करेंगे तो ऐसा करिए, कर लीजिए, आधे पैसे आप डालिएगा, आधे मैं डालूंगा, आप उसको फोन करिए, वो कहेगा हाँ मैडम आपकी शादी तो होनी नहीं चाहिए इसके साथ, ये तो ऐसा है, वो वैसा है, उसका तो अफेयर चलेगा, और ये तो कुंडली मैच ही नहीं करती। वो आपको वो बोल रहा है जो आप सुनना चाहती हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप शादी हरीश से न करती, अनिल से कर लेती। आपकी शादी रणवीर से नहीं, रणवीर से होती, अभिषेक से हो जाती। सिचुएशन आपकी ये परफेक्ट मैच तो कभी नहीं हो पाएगा। वही बता रहा हूँ, हाँ। आपकी शादी किसी से भी होती, आपका फोन मुझे आता जरूर, तो इसमें आपका हस्बैंड का कसूर है ही नहीं। बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो तो ऐसा है वैसा और कैसा है। मैंने कहा क्योंकि आपके 7th हाउस में महाभारत है, आपकी शादी किसी से भी हो जाती, आपकी शादी में टर्बुलेंस आना ही था। तो जब ये बात उसको पता चली तो उसने सोचना शुरू किया, उसने नजरिया बदलना शुरू किया। इट इज अबाउट माय हॉरोस्कोप, मेरा हॉरोस्कोप कह रहा है कि मेरा डिवोर्स हो सकता है, तो उसका मतलब वो द पर्सन इज प्लेइंग ए रोल अकॉर्डिंग टू हर हॉरोस्कोप, नॉट बिकॉज ऑफ हिज हॉरोस्कोप। तो ये उसके माइंड के साथ अब मैं उसको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर फिर मैं क्या करूँ? मैं कहूँगा भाई गिव हिम अनदर चांस। डोंट यू फील कि आपकी आदत है हर बात पे रिएक्ट करने की, आपकी आदत है उसको हर बात पे उसकी फैमिली को, तुम्हारी माँ ऐसी और तुम्हारा खानदान ऐसा और तुम्हारा ये ऐसा और यू हैव नो टाइम फॉर मी, और ये हर बात पे गिले शिकवे। डोंट यू फील यू हैव बिकम ए इरिटेटिंग एंड ए फ्रस्ट्रेटिंग वाइफ? बोले यार मेरा नेचर ऐसी हो गया। तो मैंने कहा तो वो घर आएगा कि कहीं और जाएगा? तो फिर उसको रियलाइजेशन होता है। मैं यहाँ पे पूछूंगी 3 ऐसी बातें, तो मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ। तो उसका डिवोर्स बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने बताया मेरी तो शादी हो गई, मुझे क्या फाइनल डिवोर्स बच गया। तो मैं ज़रूर ये नहीं क्लेम कर सकता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव हेल्प्ड देम टू लिव टुगेदर फॉरएवर। लवली। तो 3 ऐसे पॉइंट्स जो रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं, 3 पॉइंट्स व्हिच पीपल आर लिसनिंग यू, वो क्या हैं? क्या किस पर फोकस करना चाहिए अच्छे रिलेशनशिप पे? देखिए, पहला एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस खाली ये नहीं हर आपने पे कि उसने ये बोला और तुमने आपने कहा यस मैम या यस सर, ऐसा वो एक्सेप्टेंस नहीं। नेचर एक्सेप्ट, यस, कि आपकी शादी जिससे हुई है बाय चांस नहीं हुई है, जो हमने कहा इत्तेफाक नहीं होता। तो मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये आपको थॉट अपनी दीवार पे कहीं लिख दीजिए घर पे, और ये समझ लेना चाहिए कि यू हैव नो ऑप्शन इन दिस लाइफ। तो when आज की डेट में ऑप्शन ही तो है। अब ये ब्रेकअप क्यों बढ़ रहे हैं, मैरिजेस क्यों ब्रेक हो रही हैं? बिकॉज लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, इट वॉज ए डिवोर्स वॉज ए टाबू, कि अरे वो कौन, शर्मा जी की बेटी, अरे यार उसका तो डिवोर्स हो गया, तो मतलब अब उसको शादी का प्रपोजल आएगा ही नहीं कहीं से। अब ऐसा नहीं है, अब वो भी डिवोर्स ही और वो भी है और वो भी है। तो अब तो आपके डिवोर्स के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल गए कि हाँ वो 3 प्रपोजल आए, तीनों डिवोर्स ही हैं, तो आई एम मैचिंग विद हिम। तो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो एक्सेप्टेंस ये होना चाहिए कि आपके ऑप्शन नहीं है, आपको इसी का नाउ, बिकॉज that person is the mother of your children और that person is the father of your children। तो बात सिर्फ यहाँ पे हम और आपकी नहीं है, यहाँ बात हमारे बच्चों की भी है। क्योंकि अगर आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया डिवोर्स के बाद, तो वो बच्चे जो बड़े होने वाले हैं उनका तो पूरा बिलीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे खत्म हो जाएगा, तो उनकी तो मैरिड लाइफ गई काम से, ये कंफर्म है। दूसरा, कितने ऐसे केसेस हैं निधि, 26 साल में मैं लाखों कुंडलियां देख चुका हूँ, जिनका डिवोर्स होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है, उनको बार बार अपने पहले हस्बैंड या वाइफ की याद आई है। अच्छा। वो दैट पर्सन वाज बेटर।
कंपैरिजन हाँ, तो किया। मैं उनके लिए उनको एक लाइन कहता हूँ हमेशा, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन, एटलीस्ट यू नो द पर्सन हाउ टू हैंडल हिम और हर। आज आपको ये तो पता चल गया कि वो इस बात पे रिएक्ट होती है, या वो इस बात पे खफा हो जाता है, या उसको इस बात पे वो इरिटेट होता है, और आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर हॉरोस्कोप। आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपका टाइम लाइन ठीक नहीं है, आप मेरे कहने में 2 साल निकाल लीजिए। तो जब ये मैंने उसको होप दे दी है, तो वो इंसान दोबारा सोचना शुरू करता है। जो उसने सोचा था मैंने पेपर मंगवा लिए हैं, मेरे लॉयर ने कहा है डोंट गिव हिम टाइम, वो ऐसा ना हो प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दे या वो कर दे, क्योंकि वो लॉयर का बिजनेस है। डॉक्टर, अगर डॉक्टर हैं आप, तो आपको भी टारगेट मिलता है कि भाई हॉस्पिटल के सारे बेड फुल होने चाहिए। बोले वो तो कॉमन कोल्ड था, बोले उसकी नाक की हड्डी बढ़ गई थी, बता के ऑपरेट कर देते। तो दिस इज, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज अ डिफरेंट एरा वी आर इन राइट नाउ। तो एस्ट्रोलॉजर का भी यही है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सॉरी, सेकंड पॉइंट क्या होगा? तो पहला पॉइंट यही है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। दूसरा, आपको समझना चाहिए कि इट इज टाइम, वक्त। वो इंसान का दिमाग खराब, मैं कहता हूं कि आपका टाइम खराब है तो क्या खराब है? दिमाग खराब है, क्योंकि प्लैनेट जब चेंज हुए तो उसने उसकी मनस्थिति बदल दी। तीसरा, उसका माइंड इन्वायरमेंट चेंज हो गया। कई बार जॉब के प्रेशर हैं, कई बार पीयर पॉलिटिक्स है, कई बार अदर एस्पेक्ट है, कई बार हार्मोनल चेंजेस हैं। 50 साल में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो तब ऐसी दिमाग आउट होता है, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एक्चुअली। तो वहां पे कई डिवोर्सेस अब 50 में हो रहे हैं, ना उसको पता कि हाउ टू डील विद इट, ना उसको पता कि हाउ टू हैंडल इट। तो दिस इज द सिनेरियो। तो जो एस्ट्रोलॉजर को बताना पड़ रहा है कि भाई यू आर इन दैट एज ग्रुप जहाँ पे दिस इज द सिचुएशन। जैसे मैं पेरेंटिंग की बात की थी, मैं कहता हूँ यार बच्चे का ये टीन एज है, टीन एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लाइकिंग होती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अब तो मोबाइल फोन है, सब पता चल गया, जो 25 पता था उन्हें 15 में पता है। तो डील विद देम द वे दे आर, नॉट द वे यू आर। इसीलिए पेरेंटिंग में एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहले मैं कहता था 15-16 साल में कुंडली दिखाई, अभी मैं कहता हूँ 15-16 महीने में दिखा लीजिए, क्योंकि यू विल रेज योर किड द वे यू आर, नॉट द वे द किड इज। तो उसका स्ट्रेंथ, उसका, आपने एक लीडरशिप वाले बच्चे को आपने हर बात पे डांटा, करेक्ट किया, उसको रेबेलियस बना दिया। एक बेचारे सेंसिटिव बच्चे को आपने फिर करेक्ट किया, फिर आपको हर बात पे करेक्ट किया। तो मतलब कितने, कौन से महीने से शुरू कर देना चाहिए कुंडली दिखाना? भैया पैदा होते ही यू शुड नो ये कौन सा बच्चा आपकी जिंदगी में आया है, और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या पोटेंशियल है, एंड हाउ टू रेज योर किड इन अ बेटर वे बाय अंडरस्टैंडिंग द रियल साइड और साइकोलॉजी ऑफ योर चाइल्ड। अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, या जो अपर मनी, जो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में मनी पर्सपेक्टिव पे, उनकी कुंडली में ऐसा क्या अलग होता है एस्ट्रोलॉजी में कि वो वैसा कर रहे होते हैं, या फिर सिर्फ उनका कर्म है? देखिए, इसमें बहुत सारे साइड्स हैं निधि। जैसे मैंने कहा था यू कान चूज योर पेरेंट्स, तो पहले डीएनए में कुछ सेट था। जैसे वो रेंट पे रहते थे हमारे फादर, तो आप भी रेंट में पैदा हुए। धीरे धीरे आपने कोशिश करी, आपकी अच्छी जॉब लगी, फिर आपने एक छोटा सा 1 BHK लिया, उसकी EMI शुरू हुई, जिंदगी उसी में गुजर गई। फिर आपका बच्चा हुआ, तो तब तक आप 60 साल में आपकी EMI बराबर हुई। अब बच्चा 1 BHK में पैदा हुआ है, तो उसकी जर्नी वहां से शुरू हुई। तो ये तो वो बच्चा जो आपने कहा कि वो रिच इंसान है, वो कितनी बार पैदा हुआ था, झोपड़ियों से लेके उसका जो सफर था वो यहाँ तक पहुंचा है। तो पहले तो ये कहानी है। दूसरा कहानी ये है कि देखिए, आपकी सोच, मेरी सोच, यहाँ कैमरा पर्सन है, कोई और है, कोई अभी सफाई करने आएगा, सबकी सोच अलग है। वो लोग अपनी जिंदगी के प्रायोरिटीज भी अलग, हाँ, उनकी जिंदगी के सर्कमस्टांसेस, प्रायोरिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं। जो ऑलरेडी एफ्लुएंट है उसकी सोच ही अलग है। वो लोग क्या, उनकी जो माइंडसेट है ना, जैसे रिच डैड पुअर डैड कोई किताब मैंने पढ़ी नहीं, मुझे तो लगता है कि जो इंसान जिस माहौल में होता है ना, उसकी सोच बिल्कुल वैसी हो जाती है। लेकिन मैं दूसरा आंसर देना चाहता हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसी, your energy is within you, around you. If you are a craving person, if you are a completing person, if you compare all the time, वो ऐसा पहले तो होता था ना, वो निर्मा वो ऐसा है, वो ऐसा, हाँ, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, आप गाड़ी भी कंपेयर करो, वाइफ भी कंपेयर करो, क्या क्या कंपेयर करोगे भाई? तो कभी खत्म ही नहीं होगी ये लिस्ट। थैंकफुल होना और चाहिए। एक चीज मिल भी जाएगी तो भी कंपेयर ही करते हैं अगली बार के लिए। तब ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो है आपके हाथ में, कंटेंट विद व्हाट यू हैड, लुकिंग फॉर मोर। अगर आप बैलेंस बनाओगे, शुक्राना अदा करोगे, हमेशा थैंकफुल रहोगे, भगवान को धन्यवाद करोगे, यार मेरी हेल्थ अच्छी है। पेंडेमिक आया था, हमारी उम्र के लोग चले गए, हमसे छोटी उम्र के लोग चले गए। जो 90 साल का था वो सर्वाइव कर गया, जो 35 साल का था वो चला गया। तो कब वेयर यू विल हैव दैट काइंड ऑफ ग्रेटफुलनेस। तो जब आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी आएगी, जब आप बिलीफ सिस्टम बढ़ाएंगे, यू विल बी डूइंग गुड। तो पीपल हु आर ऑलरेडी हैव, दे हैव लेस स्ट्रगल्स। तो और वो उनका एक स्टार का कहना है, जाकिर खान का, कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाता है। तो शायद ये बिलीफ सिस्टम ही है कि मेहनत करने से हो जाएगा। तो यू हैव टू बिलीव फर्स्ट ना कि ये होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर ऑल्सो सेइंग दैट, कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो होगा, एंड देन तभी आप शायद पेशेंस वहाँ तक जा पाओगे। जी,
वक्त बदलने के साथ सितारे बदल जाते हैं और कोशिश करने से बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। बिल्कुल वो जो आपकी जाकिर वाली बात है बिल्कुल सही है। देखिए मेहनत करते रहो, एस्ट्रोलॉजिकली वो क्या कहेगा, अभी मेहनत करते रहो क्योंकि टाइम खराब है, और मेहनत करते करते आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप गिव अप नहीं करोगे और एक दिन टाइम बदल जाएगा तो यू विल गेट सक्सेस। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी वो करेक्ट है और फिलोसफिकली भी वो करेक्ट है, क्योंकि परमानेंट तो कुछ होता नहीं है। गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो एक बार जब वक्त बदलेगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। आज के लोग फ्यूचर आने से पहले ही फ्यूचर को लेकर डरते हैं। ओवर थिंकिंग इज द सबसे मेन एग्जाम्पल। बिल्कुल। तो ओवर थिंकिंग भी क्या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा होता है? क्या ऐसे स्टार्स होते हैं जो आपको बार बार मजबूर करते हैं कि आप ज्यादा सोचें? क्यों पैनिक ज्यादा करते हैं वो लोग, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, छोटी बात को भी ज़्यादा सोचते हैं। एक कहीं मैं पढ़ रही थी, बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग, थिंक इट पॉजिटिवली, थिंक ओवर थिंकिंग पॉजिटिव। तो जब आप पॉजिटिव ओवर थिंक करोगे तो ओवर थिंक ही पॉजिटिव में जाएगा ना, नेगेटिव में नहीं जाएगा। एक मैं बात पढ़ रही थी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ एग्जैक्टली। सो क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों की कुंडली ऐसी होती है जो ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं, या ये एक आदत है? बिल्कुल आदत है। देखिए मैं कुंडली जब देखता हूँ, कुंडली नहीं है, कुंडली नहीं है, कुंडली से रिलेटेड नहीं है, पूछ रही हूँ। 100% कुंडली से रिलेटेड, उन्हीं से है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझे लगा कि एक आदत है जो लोग अपना हैबिट कर लेते हैं ओवर थिंकिंग। वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, आदत ही तो बताता हूँ मैं कुंडली देख के। मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ अटक जाते हैं। जैसे 9 ग्रह हैं हमारी कुंडली में, सबकी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 घर हैं, कौन कहाँ बैठा है, किसको देख रहा है, कैसे बैठा है, कौन से नक्षत्र में किसी दशा चल रही है, इंडिविजुअल सबका अलग हो जाता है, लेकिन प्लेनेट वही है। तो सारे प्लेनेट देख के मैं 8 प्लेनेट देख के मैं कुछ भी बता सकता हूँ। एक ऐसा प्लेनेट है जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, वो है बुध, द प्लेनेट ऑफ थिंकिंग, द प्लेनेट ऑफ प्लानिंग, द प्लेनेट ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, फाइनेंस, सब वही है। जिसकी कुंडली में मरक्यूरी एक्सॉल्टेड होता है, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग देयर लाइफ्स। और उनको मैं एक कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली वो दूसरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के, कि भैया आई थिंक यू शुड बिकम ए राइटर। बोले अच्छा मेरा भी मन करता है लिखने का। मैंने कहा लिखिए और मैं आपको बताऊंगा टाइटल, एंड आई प्रॉमिस यू इट विल बिकम द बेस्ट सेलर। बोले बताइए। तो मैं कहता हूँ आप एक किताब लिखिए विद द टाइटल हाउ टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपसे अच्छी कोई नहीं लिख पाएगा। एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी वाले क्या करते हैं, आपने उसको ऑपोजिट लिया जी, कि आप एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी वाले क्या करते हैं लोग, दे आर ओवर प्लानर, दे आर ओवर थिंकर्स। मतलब इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम, तो गए नहीं। अभी तो सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, चलो ठीक है, पर निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। तो व्हेन यू आर ओनली थिंकिंग देन व्हाट यू आर डूइंग। तो जो आपने कहा वो बहुत खूबसूरत बात है, इसको मैं किसी पोइट्री में उतारूंगा कैसे थे। भैया सोचना ही है, जब मोहब्बत ही करनी है तो शिद्दत से करो, तो शिद्दत से करो, जब पॉजिटिव सोचो। एब्सोल्युटली। तो आप तो उसको ओवर थिंक कर लो, ओवर पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, तो दिस इज अ ग्रेट थिंग आई थिंक। तो डबल मैनिफेस्टेशन कर लो एक्चुअली। कुछ ऐसा मुझे वो टर्मिनोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको ओसीडी हो जाता है, ये वो लोग हैं जो हाँ, जो हर छोटी छोटी बातों में अटक जाता है। अरे मोबाइल आपने ऐसे क्यों रख दिया, मैंने कितनी बार कहा है मेरा मोबाइल ऐसा रखा। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं और वो उनका ऑब्सेसिव बन जाता है। और उनके प्लैनेट में ऐसा क्या होता है जो ऐसा बुध ग्रह, वही तो कह रहा हूँ, बुध ग्रह, मरकरी इज द मेजर कल्प्रिट। तो सब कुछ ठीक है तो बोले कि फिर खराब क्या, आपने कहा सब अच्छा है मेरी कुंडली में तो खराब क्या है, तो मैं कहता हूँ दिमाग खराब है। तो मैं बोल देता हूँ क्लाइंट से कि भाई जब आप बदलेंगे नहीं तो कैसे बदलेगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू चेंज। राइट। अच्छा, ये जो फोन है हमारा, वो क्या एंजाइटी ज्यादा बढ़ाता है? देखिए एनीथिंग आज के दौर में, हाँ देखिए हर चीज़ जो है ना वो मॉडरेशन पे होनी चाहिए। जब आप एक्सेसिव कोई चीज़ करते हैं देन यू बिकम हैबिचुअल। तो आपने बोला ना आदत, तो अब आदत हो गई, जरा सा वहाँ से आवाज़ आई तो आपका ध्यान उधर चला गया। जो मैंने कहा था वो मंत्र कर रहा है, नोटिफिकेशन आया तो नज़र उधर चले गई, पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो गया, कहाँ हुआ मेडिटेशन। तो ये पहले हमारे ज़माने में नहीं था। पहले वो लोग कहते थे अरे भाई साहब आपका फ़ोन आएगा, पीपी नंबर लोग देते थे, कि आप बुला दीजिएगा फला फला, वो याद है वो आपको पीपल का पेड़ वाले नीचे जो घर है ना उनको बुला दीजिएगा, वो बोलिएगा कि उनको यहाँ से फ़ोन आया मुंबई से, तो वो जाके बताता कि 5 मिनट बाद फ़ोन आने वाला है, आप आ जाएगा। तो तब वो उस ज़माने की बात थी। अब आप पट्टा लेके गले में ये घूम रहे हैं। नाउ यू आर ट्रेसेबल, यू आर अवेलेबल। मतलब हम फोन नहीं चला रहे हैं, फोन हमें चला रहा है। एब्सोल्युटली। तो इट इज कंज्यूमिंग यू एक्चुअली, एंड दैट इज द रीजन पीपल आर बिकमिंग मोर एंशियस, बिकॉज मी टाइम है नहीं, देयर इज नो मी टाइम। आप मॉल चले जाइए, आप एयरपोर्ट चलिए, आप एक भी इंसान मुझे दिखा दीजिएगा जो मुस्कुरा रहा होगा, यू वोंट फाइंड इट। They are all engrossed in their journey and it is such a serious situation. हम इस पूरे पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे हैं। मैं चाहूँगी आप लोगों को ये बताएं, लाइफ इज, यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, लाइफ इज, व्हाट इज लाइफ इज? देखिए लाइफ इज ए जर्नी।
अगर आप हर मोड़ पे उसको डेस्टिनेशन समझ लेंगे तो आपको यू विल फील इट यू आर स्टक। ज़िंदगी जो है जो वो एक आप उसको अगर आप ये देखें कि यू आर बॉर्न विद, जो मैंने कहा था कि ज़िंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है, तो जब पहले लिखी जा चुकी है तो उस पर बिलीव रखिए। जो आपने कहा था एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट था, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि एक दिन कि रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है मेरी मंजिल है किधर। तो व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ देन यू जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज लाइफ को, जर्नी को एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन तो सबकी सेम ही है। ओके, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में अगर रिलीजन को अलग हटा दें तो उसका क्या भूमिका होती है? When you are happy, I think you are blessed, and that is the real spirituality. And people who ask me what you get when you become spiritual, तो मैं कहूँगा state of bliss. If somebody is smiling for no reason, that means the person is blessed. That is a blessing. Absolutely. अगर आप रोज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं मंगलवार का फास्ट रख रहा हूँ, मैं शनिवार को जाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, सिद्धिविनायक मंदिर आप जाएंगी शायद, तो वहाँ पे आपको अगर ट्यूसडे वाले दिन चली गई तो आपका नंबर नहीं आएगा 4 घंटे तक, क्योंकि आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है, वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। और वेडनेसडे को आपको मालूम है भगवान खुद चल के बाहर आते हैं, शायद आज कोई आएगा, वही मंदिर, वही मूर्ति, वही एनर्जीज, तो आपने उसको फंसा क्यों दिया? तो सुपरस्टिशन में मत फंसिए, बिलीव सिस्टम बढ़ाइए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड फॉलोइंग सम रिचुअल। तो रिचुअल मे मेक यू स्पिरिचुअल बट नॉट नेसेसरी। तो कनेक्ट करिए ना, इफ यू बिलीव इन दैट कनेक्शन वेर एवर यू आर, जो मैंने कहा सांसों में की माला में लिख दूं, तो वेर एवर यू आर फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज हाउ। तो जो आपके पास क्लाइंट आते हैं संदीप सर, आप उनको बताते हैं कि आज हनुमान जी की पूजा करो, आज शंकर भगवान की पूजा करो, आज पार्वती माँ की पूजा करो? नहीं बताते हैं? मैं नहीं बताता। फिर उसके बाद वो 4-5 एस्ट्रोलॉजर के पास और जाते हैं, कोई उसके करना चाहिए, कोई यज्ञ कराएगा, कोई उसको मंत्र देगा, तीसरा एस्ट्रोलॉजर उसको कोई और चीज़ बताएगा, कोई यंत्र दे देगा, कोई उसके नाम की स्पेलिंग खराब करेगा। तो जब वो सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर वो मेरे पास 5 फिर से दोबारा आते हैं, बोले कि यू आर राइट, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई अंडरस्टूड माई टाइम वॉज नॉट राइट एंड दैट्स द रीजन मेरा ऐसा बिहेवियर था और आई वॉज थिंकिंग रॉन्ग एंड आई थिंक इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी, यू आर राइट एंड नाउ आई हैव अंडरस्टूड। तो जैसे बहुत लोग सबकी पूजा करते हैं, महादेव की पूजा भी करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो अलग अलग दिन फिक्स होते हैं? देखिए ये भी तो कैलेंडर मैन मेड बना ना, कि आज मंगलवार है, ये किसने बताया था? तो ये क्या हफ्ते में 7 दिन है तो मंगलवार हनुमान जी का दिन है। हाँ, तो ये मंगलवार आज है, ये कब डिसाइड हुआ था और ये किसने डिसाइड किया था? क्वेश्चन मार्क। तो ये इंसान ने बनाया और हम उस पर चल रहे हैं। और जब ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी ट्यूसडे और हमारा ये पंचांग का भी ट्यूसडे, जब आप बहुत रिसर्च कर लेंगे तो उसमें एक लाइन आपको कहीं दूर नजर आएगी, इस पर ट्रॉल हूँगा मैं, जरूर हूँगा, उस पर लिखी आएगी, इट इज़ ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। मैटर ऑफ कन्वीनियंस, तो अपने हिसाब से। जी, तो दोनों कैलेंडर को मर्ज कर दिया। तो ये कहाँ से आया आप बताइए? मिलेगा ही नहीं आपको, इसका छोर नहीं मिलेगा आपको। इट इज चला आ रहा है। कहाँ से, कब से चला आ रहा है? पुराने ज़माने में वो बोलते थे कि भैया तिथि पे चलता था, हर चीज़ तिथि पे चलती थी, ये कोई डे और कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि आज अष्टमी है, आज हम ये करेंगे, डे से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे कैलेंडर के इम्पोज होने शुरू हो गए, जैसे विक्रम संवत, ये भी राजा का था, मैन मेड था, फिर अभी ये ग्रेगोरियन, उससे पहले जूलियन, तो ये सब हुए। अभी हमारा 2083 चल रहा है हिजरी कैलेंडर मुस्लिम्स का, वो 1400 चल रहा है, जो सिखिज्म है उसमें 400 कुछ चल रहा है। अभी तो इतने सारे कैलेंडर हैं, तो इसी को क्यों लेके आप चले जा रहे हैं? तो दिस इज तो ये तो कितने टाइम से पहले से ही पुराणों से ही फॉलो किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा अब लोगों का माइंड बदलना मुश्किल है। जो मैंने कहा मूलांक, उस पर गालियां पड़ रही होंगी कि तुमको पता ही नहीं है, तुमको तो आती नहीं है एस्ट्रोलॉजी, तुमको बुलाया किसने? मेरा तो बिल्कुल, मैं आई एम नंबर 5 ओनली। तो वो बिकॉज उनकी प्रोग्रामिंग हैज बीन डन एंड दे हैव स्टार्ट अंडरस्टूड एंड दे बिलीव इन कि दिस इज हाउ इट वर्क्स और दिस इज रियली वर्क्स एक्चुअली। अच्छा, तो मतलब ऐसा आप मानते नहीं कि 7 दिन समान है? बिल्कुल, आप ये कहते हैं? भगवान ने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि मेरे पास कल आना, आज मैं बिजी हूँ, या आज का दिन तो बहुत गलत दिन आया हो, ये दिन में तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं है। वेरी नाइस। क्या इंडिया का नेक्स्ट 5 ईयर्स स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फेज होने वाला है? देखिए, इंडिया का चैलेंजेस हैं। मंगल की दशा प्रधानमंत्री की भी चल रही है, मंगल की दशा आज़ाद भारत की भी चल रही है। जब 14 अगस्त को रात को 12 बजे डिक्लेयर हुआ, 15 हो गई कैलेंडर के हिसाब से, तो जो वृषभ लग्न की कुंडली बनी उसके हिसाब से मंगल की दशा शुरू हो गई और मंगल में राहु अब एंटर हो गया। राहु इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझसे पूछा जाए कुंडली के हिसाब से, तो मैं कहूँगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज। और आप तो जर्नलिस्ट नहीं है ही एक्चुअली, तो फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो अब अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन करिए, आई कैन चैलेंज यू, यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन।
कभी आप चीन की तारीफ करने लग जाते हैं, कभी वहाँ पे आप वो अपना वो शांति दूत भेज देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी ये अड़ोसी से झगड़ा हो गया तो वो पड़ोसी से प्यार हो गया, आपका यही चल रहा है। कभी अमेरिका तो रशिया से दूर हो गए, कभी रशिया आपका सबसे पुराना साथी है, हिंदू रूसी भाई जो भी था। तो ये सब क्या है? तो जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो राहु लगन की वजह से है। राहु मतलब डिप्लोमेसी, टैक्ट, कंफ्यूजन। मतलब मैं आपका दोस्त हूँ या मैं खाली कह रहा हूँ कि यार यू आर रियली लुकिंग गुड, या दोस्त की आड़ में दुश्मन हूँ। एब्सोल्युटली। तो दिस इज द स्ट्रेंथ। आज वो मंगल में राहु की दशा चल रही है, इसलिए मैंने ये बात को डिस्क्राइब किया। तो जितना टैक्टफुल रहेंगे मोदी जी, जबकि मोदी जी को डिक्टेटर कहा जाता है, इज रूल्ड बाय मार्स, तो उनको क्या है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उनकी टीम बहुत। और आप कह रहे हैं कि मंगल ग्रह है अभी जी, तो मंगल से वो भी रूल लें, मंगल से भारत की कुंडली है वो भी रूल लें। और इस समय मंगल मतलब ये जो घमासान चल रहा है, वोलाटिलिटी जो चल रही है, ये वॉर चल रहा है, ये भी मंगल से रूल है। तो इट इज़ ए वेरी डाइसी सिचुएशन। तो अगर मंगल को साइड करके आप एग्रेशन मत शो करिए, ये मतलब मैं ये फॉरेन पॉलिसी का वो सजेशन दे रहा हूँ, शायद कोई देख ले कि जितना डिप्लोमेटिक आप रहेंगे विदाउट हिटिंग, you know, we will finish you off and we will do this, जैसे इजराइल उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है, मैं तुम्हें निपटा दूंगा, वो मैं निपट जाऊंगा। तो ये सब नहीं कर सकते। यू बी टैक्टफुल, बी एट योर डिप्लोमेटिक बेस्ट, एंड दैट इज द राइट सजेशन। ट्रम्प की क्या कुंडली है? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए अमेरिका में भी उसको लोग लाइक नहीं करते। जब ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, आई वाज द ओनली एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम इंडिया हु हैज प्रेडिक्टेड इट, कि वो जी न्यूज़ में छपा था, डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आवर एस्ट्रोलॉजर वाज राइट। ये हेडलाइन में था। उससे पहले मेरा आर्टिकल छपा था और उसका टैगलाइन मैंने दिया था, हेडलाइन ट्रम्पिंग और हिलेरियस। तो मैंने कहा था व्हाई हिलेरी विल लूज एंड व्हाई ट्रम्प विल विन। एक ऐसा इंसान जो बिजनेसमैन है, जिसको पॉलिटिक्स की पी नहीं पता, और जो हिलेरी जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती है, वो क्यों हारेगी? क्योंकि उसकी जो कुंडली अवेलेबल थी उसके हिसाब से उसका डाइसी टाइम था, वो फंस भी गई थी कि उसके कुछ मेल रशिया में कुछ कनेक्शन उन्होंने निकाल दिए थे, तो वो उसका टाइम था ब्लेम का, तो वो ब्लेम में फंसी। और इधर एक ऐसा बिजनेसमैन जो द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन सकता है, उसकी महादशा बदल रही थी। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया एंड आई प्रेडिक्टेड इट, आई रोट इट। तो फॉक्स रेडियो ने लाइव इंटरव्यू लिया था मेरा। लेकिन अब वो दशा के हिसाब से अभी देखो, अगर वो उसका नहीं, वो क्या मतलब वॉर जो उन्होंने शुरू किया, जो मैं कह रहा हूँ, तो उस समय दशा पहले, ये वाले इलेक्शन से पहले अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क होता, अगर उनका चेहरा इधर नहीं होता तो गोली यहाँ से ऐसे चल जाती। बिल्कुल। तो यहाँ तो दैट मीन्स उसका कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा टाइम था कि उसको दोबारा बनना था, पहली बात है। दूसरी बात होता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, सपने में कुछ आता है, अगले दिन सुबह उठ के लॉ बनाते हैं। तीसरा, वहाँ पे बहुत सारी लॉबीज काम करती हैं यूएस में पीछे से, जो जैसे वहाँ पे स्कूल में गोलियां चलती हैं, अभी तक उन्होंने उसको बैन नहीं किया, फायर आर्म्स को। तो वो लोग दूसरा गेम खेलते हैं जो हम लोगों को हमारी समझ से परे है, एंड उनका ह्यूमैनिटी और ये एंगल होता नहीं। उनका लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनका क्या है, ये सब वेपनाइजेशन होता रहे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी तो खरीदेगा कौन? हमसे खरीदेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इट इज जियोपॉलिटिकल का जो भी रीजन है, वो सब दूसरे रीजंस हैं, ये रीजन है नहीं। और उनका अमेरिकन का एक माइंडसेट, साइकोलॉजी यही है, वी आर द सुपर पावर एंड वी आर द बॉस ऑफ दिस। तो ये युद्ध की परिस्थिति या दशा कहाँ जा रही है? मुझे लगता है कि मई के बाद इट शुड सेटल डाउन, कम हो जाएगा जी। बड़ी बात। आप इतने सेलिब्रिटी से बात करते हैं, कोई ऐसा अनयूजुअल क्वेश्चन जो आपने सेलिब्रिटी से पूछा और किससे? देखिए, पूछा नहीं था, बताया था। अदनान सामी जब मुझे पहली बार मिले थे, बहुत साल पहले की बात है, और तब उनका वजन भी ज़्यादा हुआ करता था। तो मैंने कहा, और मैं तब छोटा बच्चा जैसा था, शुरू की एस्ट्रोलॉजी की बात है, अच्छा। अभी भी बच्चा ही हूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा कि अदनान भाई, आपके 2 डिवोर्स हुए, और लेकिन यू विल मैरी योर एक्स वाइफ। अब इस्लाम में ये इसकी अनुमति है नहीं, क्योंकि इसका प्रोसेस होता है, और ये आप किसी को कह रहे हैं तो बहुत गलत माना जाता है एक तरह से। और हुआ वही, ही गॉट मैरिड टू हिज एक्स वाइफ अगेन। तो एक ऐसा माधुरी दीक्षित के लिए मैंने फिर देन उन्होंने आपको माना, उन्होंने कई पार्टीज में फिर बोला कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला था, हंसे हंसे बोला था ऐसा, बट हो गया। देखिए फिर क्या हुआ, एक माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रहे हैं रिकू जी को मैंने कहा कि वो तो यूएस चले गए, बच्चे हो गए, मुझे लग रहा है वो वापस आएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली उन्होंने मुझे बताई थी। तो बोले अरे यार, मुझे तो बताया नहीं। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले नहीं यार, रिक्कू बच्चे हैं, छोटे, अभी तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। 3 महीने में आ गई, उनको वो मिल गया, कोई नच बलिया कुछ तो था वो मूवी का नाम। तो शी केम बैक। फिर उनकी वो मुझे मिली माधुरी मुंबई में। अरे वो कौन था जिसने प्रेडिक्ट किया था? उनकी डॉटर ने मुझे बुलवाया, तो उनकी मिली मुझे मदर इन लॉ माधुरी दीक्षित की, बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो बोली कि अच्छा रीड हॉरोस्कोप माय डॉटर, उनकी डॉटर थी। अच्छा रीड अबाउट सन, तो जो डॉटर ने, तो मैंने कहा योर सन विल आल्सो कम बैक टू अमेरिका। वो ऑलरेडी खफा थी टू इंडिया, माधुरी दी, हाँ टू इंडिया। तो बोली डू यू नो ही इज अ डॉक्टर एंड हैज अ ग्रीन कार्ड एंड डॉक्टर इज द लास्ट पर्सन हु कैन लीव अमेरिका। तो मैंने कहा बट ही विल कम बैक। तो बोली इफ इट हैपेंस आई विल सी यू। तो उनको गुस्सा आ गया एक्चुअली, तो बट वो भी आ गए।
तो एस्ट्रोलॉजी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, फिर नहीं मिला। फिर एस्ट्रोलॉजी देखिए, कोई भी इंसान क्यों ना हो, एस्ट्रोलॉजी शुड नेवर गो रॉन्ग। मैंने जैसे कहा, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती। ज्योतिषी भले ही गलत हो जाए, वो डिपेंड करता है उसके खुद के माइंडसेट पे, उसके खुद के टाइम पे, उसकी साइकोलॉजी पे, उसकी स्पिरिचुअलिटी पे, उसके कॉन्शियस से। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी रॉन्ग नहीं होती, और एस्ट्रोलॉजी का सही उपयोग करना और चाहिए। सबसे मजेदार सेशन कौन से सेलिब्रिटी का रहा? सबसे मजेदार सेशन जिसमें आपको क्यूरियोसिटी जागी हो कि मुझे तो जानना है इसकी कुंडली? देखिए, बच्चन साहब की कुंडली मैंने देखी थी, तो क्योंकि वो महानायक थे, वो तब भी बड़े थे। ऐश्वर्या राय की कुंडली देखी, वो मिस यूनिवर्स बनी, तो ऐसा क्यों था? लेकिन वो बहुत सेंसिटिव इंसान है, ये बात कम लोगों को पता है। उनका टाइम भी बहुत ख़राब चल रहा था जब वो इवन र्यूमर्स आए थे कि इनका डिवोर्स हो जाएगा क्या। तो इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम ऑफ अवर लाइफ। थैंकफुली दैट एरा इज गॉन, अब चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो सात बहू के झगड़े या जो भी कही है, दैट इज ऑल गुड, बिकॉज ऑल अबाउट टाइम। जब वक्त ठीक नहीं होगा तो आसपास के लोग विल मेक श्योर यू नो हाउ टू। तो ये हुआ क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस फाइट? टाइम, बिल्कुल, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। फिर तो ऐसी बहुत सारी ऐसी, दीपिका पादुकोण का मैंने कुंडली देखा था, जब उनका नाम किसी ने नहीं सुना था, जब वो रैंप वॉक करती थी खाली। तो मैंने उनकी मदर को अभी तक याद है, और उनसे भी बात हुई, उनसे भी बात हुई। मेरी सिस्टर जो बेंगलोर में रहती हैं, शी वॉज हर टीचर उनके स्कूल में। तो उन्होंने बताया कि माय दीपिका's टीचर, हाँ, माय ब्रदर इज एस्ट्रोलॉजर। तो तब एस्ट्रोलॉजर कम हुआ करते थे इंडिया में, टीवी में आता था, यू नो, उस तरह से। अब तो उतनी इज्जत नहीं रही एस्ट्रोलॉजी की, बिकॉज ऑफ रील वाले एस्ट्रोलॉजर जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो उससे नाम खराब होता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का, अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने कहा था कि यू विल बी लाइक ऐश्वर्या राय समडे। तो वो लोग शॉक हो गए कि भैया ऐश्वर्या राय तो तब सुपरस्टार थी, और उसका तो वो रैंप पे थी, बट इट हैपेंड। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से बन गई, बट तो दीपिका पादुकोण की कुंडली में क्या स्पेशल था? मतलब अब तो मुझे उतना याद नहीं है, बट वो मैंने देखिए कई बार ये प्रेडिक्ट किया था कि वो एक्टर बनेंगे। उनके हॉरोस्कोप में पूरा पोटेंशियल था, ब्लॉकबस्टर, या टू बिकम समबडी। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी ये नहीं कहता व्हाट यू वांट टू लिसन, मैं हमेशा वो कहता हूँ व्हाट यू नीड टू लिसन। तो जब तुमसे ना हो पाएगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। और ये आप ब्लड अपफ्रंट बोलते हैं? अपफ्रंट, आप बिलियनर हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप इंडस्ट्रियल हो, पॉलिटिशियन, नहीं हो पाएगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। मैंने बोला ना, मेरी एक ही प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई। मैं भी उनकी गुड बुक्स में रह सकता था। वो जिससे मुझसे पूछा, वो मुझसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि नहीं बनेंगे। हाँ, और वो बन गए। हाँ, बट अगर आप देखा जाए तो इट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग एंड टफ टाइम फॉर हिम। आखिरी सवाल, जो फेयर होता है लोगों को, या सेल्फ डाउट होता है, या लोग कहीं जाना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते, या किसी ना किसी वे में हार्ड वर्क करते हैं, टैलेंट होता है, जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, लेकिन टाइमिंग साथ नहीं देती है, उनको क्या करना चाहिए? व्हाट पीपल शुड फॉलो इन देयर लाइफ? पर्सपेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, टाइमिंग वर्क, आपका टैलेंट भी काम आ रहा है, आपका हार्ड वर्क भी काम आ रहा है, लेकिन जब चीज़ें नहीं बन रही हैं, बात नहीं बन रही है, तो उसको कैसे कन्फ्यूजन को दूर रखें? देखिए, सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है। सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का, उसका गिला बहुत है। कुछ दर्द छुपाए मैंने, उसका सिला बहुत है। गुजर रही है ज़िंदगी, मगर हौसला बहुत है। मुझे लगता है कि इंसान को अपना डिटर्मिनेशन, अपना हार्डवर्क और अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता ज़रूर है, लेकिन सही वक्त पे। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ चाहते हैं, एंड मे बी दैट थिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, मे बी दैट टाइमिंग इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो कई बार आपको ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। यू नो, ज़िंदगी की मैनेजमेंट सिखाती है, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो जब ये आप डेलीगेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या है ना, इंसान अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो मैं कहता हूँ यार, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है व्हेन यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स अननेसेसरी। जब आप चीज़ों को छोड़ देते हैं वक्त पे, तो वो आपके साथ होता ज़रूर है। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि आप ये सोच ये रहे हैं और हो वो रहा है, ऐसा नहीं है। हो वही रहा है जिसको होना था। तो जब ये आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, दैट विल कम टू मी, आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, आई विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल बिकम स्पिरिचुअल। मैं मुस्कुराऊंगा, मेरी वजह से लोग मुस्कुराएंगे। आई विल बी लिटिल बिट चैरिटेबल। मैं अच्छा सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा। जो मैनिफेस्टेशन की बात हमारे ज़माने में नहीं था, मैनिफेस्टेशन वर्ड डिक्शनरी में ही नहीं था। होता है अभी मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग है ना वो, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं अभी। आप नहीं होता है, लेकिन देखिए, आपने मैनिफेस्ट, जैसे मुझे कुछ चाहिए, तो मैं अगर मैनिफेस्ट करूंगी उसको जी, अगले कुछ वक्त तक, उसके पीछे कंडीशन अप्लाइड। मैनिफेस्टेशन शुड बी वन स्टेप एट ए टाइम। आपने बोला कि आई वांट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो आपने अभी मना कर दिया, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी। तो पहली बात है, आप चाहती नहीं है, मन में डीप इनसाइड यू डोंट वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। और आप मैनिफेस्टेशन में लोग लिख रही हैं, लोग कहते हैं लाल रंग के पेन से पीले रंग के कागज पे लिखे, पिलो के नीचे रख लीजिए। अरे भाई, ऐसे होता है क्या? तो पहली बात तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, आप ये सोचिए कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, ये पहला स्टेप है। तो आपको चैरिटेबल काम शुरू करेंगी, आप दुनिया की मदद करेंगी, किसी की स्टेप बाय स्टेप। एब्सोल्युटली। तो मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप। प्रॉब्लम क्या है, ये वर्ड मैनिफेस्टेशन को लोग गलत तरह से सुनते हैं।
उसको उनको लगता है ये मैनिफेस्टेशन है। मतलब मैनिफेस्टेशन को आपने मटेरियलिस्टिकली जोड़ दिया है। मैनिफेस्टेशन कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी हार्मनी, इट कैन बी नहीं, पीस। लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कुछ लोग शायद डीप इनसाइड ये चाहते भी हैं कि मेरा कहीं हो, या मैं कहीं जाना चाहता हूँ, या मेरे को सक्सेस मिले, काम भी उस हिसाब से करते हैं, लेकिन नहीं मिलती, फिर वो क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए वही तो मैंने कहा, अगर उसका पोटेंशियल नहीं है तो भले ही वो कितने रंग के कागज और कितने रंग का पेन यूज कर ले, वो होगा नहीं। कि सोचा था तेरी तारीफ में कुछ लिख दूं मैं, फिर स्याही और कागज की बर्बादी का ख्याल आया। तो देखिए, तो आप मैनिफेस्टेशन खाली लिखने से नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली तो ऊर्जा भी सही जगह पे लगानी, एब्सोल्युटली, एनर्जी शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। तो इसलिए लोगों की हताशा बढ़ती जा रही है, मैनिफेस्टेशन को इतना मार्केट कर दिया गया है, उसकी वजह से लोग ज्यादा एंग्शियस होते जा रहे हैं। संदीप सर, सब पूछते हैं कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस? क्या सक्सेस पैसा प्राप्त करने में है, अतः पैसा कमा लिया तो सक्सेस है? फेम में सक्सेस है, शोहरत में सक्सेस है, किसी को दान देने में सक्सेस है, खुशी किससे मिलती है? सक्सेस क्या है? देखिए, सक्सेस इज इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर थैंकफुल, आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। दूसरी बात है कि सोचा मैंने कि बनाऊं तेरी तस्वीर, पर नकाब चेहरे से हटा ना सका। और ये भी सोचा कि बनाऊं अपनी तकदीर, पर हाथों की लकीरों को मिटा ना सका। तो वट एवर इज़ ए पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, अगर आप उस पर बिलीव करके चलेंगे तो ये एक्सेप्टेंस है। थोड़ा सा लेट बैक सुनने में लगेगा कि क्या डेस्टिनी डिसीजन कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कहाँ है, मेरी प्लानिंग कहाँ है, मेरी नेटवर्किंग कहाँ है, बट इफ़ यू एक्सेप्ट इट, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, तो कम से कम ये आपको एक्सेप्टेंस बढ़ा देगा। दूसरा, मुझे लगता है कि सपने देखने चाहिए, और जो सपना पूरा हो जाए उस पर खुश मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। तो वन स्टेप एट ए टाइम, जैसे आपने कहा कि अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, तो सेम गोज विद योर एक्सेप्टेंस। तो अगर आप हार्मनी और हैप्पीनेस पे जोड़ लेंगे, जो मैंने कहा, जो खुश है वही खुश नसीब है। ये है बॉटम लाइन मेरी पूरी ज़िंदगी 26 साल की एस्ट्रोलॉजी का जो है, इफ़ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। तो देखिए, कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, ये मेरा लास्ट है, कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने, कुछ कोशिश की है हमने भी, पर कुछ वादे किए हैं इन सितारों ने। Wonderful, wonderful. Thank you, Sandeep sir. Thank you for coming You're to welcome. my Thanks podcast. for having me. And it's a brilliant session. I thoroughly enjoyed it. Thank you so much Thanks for coming. having me. Thank God bless you. Thank Bye. you.